चैप्टर 11 क्रॉसरोड्स। तीनों वहां बिल्कुल चुपचाप खड़े थे, नीचे देखते हुए। दिल में एक अजीब सी घुटन थी। शिफ्टी के साथ जो हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी उसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। अपने साथी का टूटा हुआ बॉडी देखकर उनके दिलों में एक भारी सा डर बैठ गया था। इतना आसान हो गया था इमेजिन करना कि अगला नंबर उनमें से किसी का भी हो सकता है। किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। कुछ देर बाद स्कॉलर ने आखिरकार एक लंबी सांस ली और बोला कि अच्छा हुआ तुमने उसके पास का ज्यादा सामान पहले ही ले लिया था। सनी ने मन ही मन सोचा, थोड़ा सा हार्टलेस है लेकिन गलत भी नहीं। उसने स्कॉलर को थोड़ा संभल कर देखा। स्कॉलर को जैसे ही एहसास हुआ कि उसका भला आदमी वाला मास्क थोड़ी देर के लिए उतर गया है, उसने तुरंत सीरियस आवाज में ऐड किया, मेरे दोस्त, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। सनी के मन में आया, वाह क्या एक्टिंग है। सच तो ये था कि सनी ने एक सेकंड के लिए भी स्कॉलर के भले इंसान होने पर भरोसा नहीं किया था। आउटस्कर्ट्स में हर बच्चा जानता था, जो लोग बिना वजह ज्यादा काइंड बनते हैं उनसे सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। या तो वो बेवकूफ होते हैं या फिर मॉन्स्टर्स। स्कॉलर बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं लग रहा था, इसलिए सनी उससे पहली मुलाकात से ही कॉशियस था। वो यहां तक जिंदा इसलिए आया था क्योंकि वो किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता था, और अब उस आदत को बदलने की कोई वजह नहीं थी। हीरो ने नीचे एक आखिरी बार देखते हुए कहा, हमें चलना होगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन सनी महसूस कर सकता था कि उसके पीछे इमोशंस का समुंदर छिपा हुआ है। बस वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा इमोशन। स्कॉलर ने भी सांस ली और पीछे मुड़ गया। सनी ने कुछ और पल खून से भरे पत्थरों को देखा। उसके दिमाग में सवाल आया, मुझे इतना गिल्टी क्यों लग रहा है? उसने जो डिजर्व किया वही तो हुआ। थोड़ा सा अनसेटल्ड फील करते हुए सनी भी मुड़ गया और अपने दोनों बचे हुए साथियों के पीछे चल दिया। बस ऐसे ही वो शिफ्टी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। इस हाइट पर पहाड़ पर चढ़ना और भी मुश्किल हो रहा था। तेज हवा इतनी जोर से टकरा रही थी कि जरा सी लापरवाही किसी को भी गिरा सकती थी। हर कदम जैसे एक गैम्बल बन चुका था। हवा पतली होती जा रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सनी को चक्कर और उल्टी जैसा लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों धीरे धीरे घुट रहे हों। एल्टीट्यूड सिकनेस कोई चीज नहीं थी जिसे सिर्फ हिम्मत से जीता जा सके। ये धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह से बॉडी पर हावी हो जाती है। ये स्ट्रॉन्ग और वीक में कोई फर्क नहीं करती। अगर किस्मत खराब हो तो कोई ट्रेन्ड एथलीट भी इससे किसी रैंडम आदमी से पहले हार सकता था। सब कुछ बॉडी की नेचुरल कैपेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी पर डिपेंड करता था। कुछ लकी लोग सिर्फ हल्का सा इफेक्ट महसूस करके ठीक हो जाते थे। बाकी लोग दिनों या हफ्तों तक बुरी तरह सफर करते थे, और कुछ लोग तो मर भी जाते थे। और जैसे ये सब कम हो, ठंड भी बढ़ती जा रही थी। गर्म कपड़े और फर अब काम नहीं आ रहे थे। सनी को एक साथ बुखार भी लग रहा था और ठंड भी। वो अपनी जिंदगी के हर फैसले को कोस रहा था जो उसे यहां इस एंडलेस आइसी स्लोप पर ले आया था। ये पहाड़ इंसानों के लिए बना ही नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें आगे बढ़ना था। कुछ घंटे बीत गए। सब मुश्किलों के बावजूद तीनों बचे हुए लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहे। स्कॉलर जिस पुराने पथ की बात कर रहा था, अब वो ज्यादा दूर नहीं हो सकता था। कम से कम सनी तो यही उम्मीद कर रहा था। लेकिन एक वक्त के बाद उसके मन में डाउट आने लगा, कहीं ये पथ है ही ना? शायद स्कॉलर ने झूठ बोला हो, शायद टाइम के साथ वो रास्ता खत्म हो चुका हो, या शायद वो उसे बिना देखे ही क्रॉस कर चुके हों। जब सनी ऑलमोस्ट होपलेस होने वाला था, तब आखिरकार उन्हें वो रास्ता मिल गया। वो पथ पतला और पुराना था। मुश्किल से दो लोग साथ चल पाए। वो बनाया हुआ नहीं था, बल्कि काले पत्थर को काटकर बनाया गया था, जैसे किसी अननोन टूल या मैजिक से। वो पहाड़ पर ऊपर की तरफ घूमता हुआ जा रहा था, बिल्कुल सोए हुए ड्रैगन की पूंछ की जैसे। कहीं कहीं बर्फ के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वो फ्लैट था। सनी अपनी जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुआ था किसी फ्लैट जगह को देखकर। बिना कुछ बोले स्कॉलर ने अपना बैग नीचे रखा और बैठ गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो हवा के लिए हाँप रहा था, जैसे पानी से बाहर निकली हुई मछली। फिर भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने कहा, मैंने कहा था ना। हीरो ने सिर हिलाया और आसपास देखा। कुछ सेकंड बाद वो वापस स्कॉलर की तरफ मुड़ा और बोला, खड़े हो जाओ, अभी आराम का टाइम नहीं है। स्कॉलर ने आंखें झपकाई और ऑलमोस्ट भीख मांगती नजरों से देखा, बस थोड़े से मिनट्स दे दो। हीरो जवाब देने ही वाला था, तब सनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हीरो ने मुड़कर पूछा, क्या हुआ? सनी ने कहा, वो गायब है। हीरो बोला, कौन गायब है?
सनी ने पीछे की तरफ इशारा किया जहां से वो आए थे। शिफ्टी का बॉडी, वो वहां नहीं है। हीरो कुछ पल तक उसे देखता रहा जैसे बात समझ ही नहीं आ रही हो। सनी ने मन ही मन सोचा, ओ हाँ, इन्हें उसका नाम नहीं पता, थोड़ा ऑकवर्ड। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले ही स्कॉलर और हीरो दोनों समझ चुके थे। दोनों एक साथ पथ के किनारे गए और नीचे झांककर उस जगह को देखने लगे जहां शिफ्टी गिरा था। खून के निशान अभी भी पत्थरों पर थे, लेकिन बॉडी कहीं नजर नहीं आ रही थी। स्कॉलर डर के मारे पीछे हट गया और किनारे से दूर घिसक गया। हीरो ने भी इंस्टिंक्टिवली पीछे हटकर अपनी तलवार का हैंडल पकड़ लिया। तीनों एक दूसरे को टेंस नजरों से देखने लगे। सब समझ चुके थे इसका मतलब क्या है। स्कॉलर ने कांपती आवाज में कहा, ये मॉन्स्टर है, ये हमें फॉलो कर रहा है। हीरो ने दांत भींचे, तुम सही कह रहे हो, और अगर ये इतना पास है तो हमें जल्द ही इससे लड़ना पड़ेगा। उस मॉन्स्टर से लड़ने का ख्याल उतना ही डरावना था जितना बेकार। जिसे कोई सीधा कह दे कि अब सब मरने वाले हैं। ये बात सनी और स्कॉलर दोनों को अच्छी तरह समझ आ रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि स्कॉलर घबराया हुआ नहीं लग रहा था। उसने नजर नीचे की और धीमी आवाज में बोला, जरूरी नहीं है। हीरो और सनी दोनों उसकी तरफ मुड़ गए। हीरो ने भौहें उठाईं। मतलब? स्कॉलर ने सांस ली और बोला, मॉन्स्टर ने सिर्फ एक दिन में हमें यहां तक ट्रेस कर लिया। इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। या तो वो इतना स्मार्ट है कि उसे पता है हम कहां जा रहे हैं, या फिर वो खून की स्मेल फॉलो कर रहा है। हीरो ने सोचकर सिर हिलाया। स्कॉलर ने हल्की सी स्माइल के साथ आगे कहा, चाहे जो भी हो, हम उसे कंफ्यूज कर सकते हैं और थोड़ा टाइम खरीद सकते हैं। हीरो ने पूछा, कैसे? उसकी आवाज में अर्जेंसी थी, लेकिन स्कॉलर चुप रहा। हीरो ने गुस्से में कहा, बोल क्यों नहीं रहे हो, बताओ। स्कॉलर ने फिर से सांस ली और धीरे धीरे बोला, जैसे बोलना उसके लिए भी मुश्किल हो। सनी इस पल का इंतजार कर रहा था। हमें बस लड़के को ब्लीड कराना होगा। उसे पाथ पर नीचे घसीटकर छोड़ देना होगा, बेट की तरह, और हम ऊपर चढ़ जाएंगे। उसकी सैक्रिफाइस से हम जिंदा बच जाएंगे। सनी के मन में आया, बिल्कुल टाइम पर। अगर सनी गुस्से में और जान से ज्यादा डरे हुए नहीं होता तो शायद वो मुस्कुरा देता। उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला था। सही होना अच्छा लगता है, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं, जहां सही होने का मतलब मॉन्स्टर का बेट बनना हो। उसे स्कॉलर के पुराने शब्द याद आए, जब शिफ्टी यू से मरवाने की बात कर रहा था। तब स्कॉलर ने कहा था, जल्दी मत करो, लड़का बाद में काम आ सकता है। उस वक्त वो बात अच्छी लगी थी। अब उसका असली मतलब समझ आ रहा था। क्या हरामी आदमी है। अब सब कुछ हीरो के डिसीजन पर डिपेंड करता था। हीरो ने आंखें झपकाई हैरानी से, तुम क्या कह रहे हो, उसे ब्लीड कराना? स्कॉलर ने सिर हिलाया। सिंपल है, अगर मॉन्स्टर को पता है हम कहां जा रहे हैं तो हमें प्लान बदलना पड़ेगा और माउंटेन पास के बजाय पीक से जाना होगा। और अगर वो खून की स्मेल फॉलो कर रहा है तो हमें किसी एक को बेट बनाना होगा। उसने थोड़ा पॉज लिया। सिर्फ एक ब्लीडिंग आदमी को नीचे छोड़कर ही हम पक्का उससे बच सकते हैं, चाहे वो कैसे भी हमें ट्रैक कर रहा हो। हीरो चुपचाप खड़ा रहा। उसकी नजर स्कॉलर और सनी के बीच घूम रही थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, तुम इतनी घटिया बात का सोच कैसे सकते हो? स्कॉलर ने दुख और दर्द का नाटक करते हुए कहा, मुझे भी दर्द होता है, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करते तो तीनों मर जाएंगे। इस तरह कम से कम 2 जिंदगी बचेंगी। लड़के की सैक्रिफाइस का भगवान भी रिवॉर्ड देंगे। सनी ने मन में सोचा, क्या जबरदस्त बोलता है, मैं खुद ऑलमोस्ट मान गया। हीरो ने कुछ कहना चाहा, फिर चुप हो गया। सनी चुपचाप दोनों को देख रहा था, अपने चांसेस कैलकुलेट करते हुए। स्कॉलर तो आधा मरा हुआ ही था, उसे संभालना मुश्किल नहीं होता, लेकिन हीरो एक सीरियस प्रॉब्लम था। चैप्टर 12, खून की महक। इस वक्त वो ऑब्स्टिकल नीचे देख रहा था। सनी की तरफ देखने से बच रहा था। उसका हाथ तलवार के हैंडल पर टिका हुआ था। हमेशा की तरह सनी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हीरो के परफेक्टली शेप्ड दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। ये अनसर्टेनिटी सनी को और ज्यादा नर्वस बना रही थी। आखिरकार कुछ वक्त बाद सोल्जर बोला, मेरा सिर्फ एक सवाल है। सनी और स्कॉलर दोनों ने सांस रोककर उसकी तरफ देखा। हाँ, तुमने कहा था कि 2 लोगों को बचाने के लिए एक की सैक्रिफाइस देनी होगी, लेकिन वही क्यों? जितना मुझे दिख रहा है तुम खुद कब्र के ज्यादा करीब हो। सनी के मन में आया, जबरदस्त सवाल, मैं भी यही पूछने वाला था। सनी ने बुजुर्ग स्लेव की तरफ देखा, अपनी टीजिंग स्माइल को मुश्किल से दबाते हुए।
लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट के लिए स्कॉलर के पास जवाब पहले से ही रेडी था। पहले अटैक से पहले ही ये लड़का तुम्हारी सीनियर की विप की वजह से ब्लीड कर रहा था। अटैक के दौरान ये अपने ही एक स्लेव के खून से पूरी तरह भीग गया। इसका क्लोक भी उस वक्त खून से भर गया जब पिछला ओनर मरा था। ये लड़का पहले से ही खून की स्मेल से भरा हुआ है। इसे जिंदा रखना हमें खतरे में डाल देगा, इसीलिए ये बेस्ट चॉइस है। सनी की स्माइल वहीं की वहीं मर गई। कमबख्त और तुम्हारा तेज दिमाग। स्कॉलर का लॉजिक बिल्कुल सॉलिड था। हीरो चुपचाप सुनता रहा और हर शब्द के साथ उसका चेहरा और डार्क होता गया। आखिरकार उसने सनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक डेंजरस सी रोशनी चमक रही थी। ये बात सही है। सनी का मुंह सूखने लगा। ठंडी पसीना उसकी रीढ़ से नीचे बहने लगा। वो टेंस हो गया, एक्शन लेने के लिए रेडी। लेकिन उसी पल हीरो मुस्कुरा दिया। तुम्हारा लॉजिक लगभग परफेक्ट है, उसने तलवार बाहर निकालते हुए कहा, लेकिन तुम एक बात भूल गए। स्कॉलर ने भौहें उठाईं, अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए। कौन सी बात? यंग सोल्जर उसकी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। अब उसके आसपास एक भारी महसूस होने वाली किलिंग इंटेंट थी। वो ये कि मैं जानता हूं तुम कौन हो, योर ग्रेस। मैं जानता हूं तुमने क्या क्या किया है और कैसे तुम स्लेव बने। तुम्हारे किए हुए गिनौने क्राइम्स में से सिर्फ एक भी काफी होता मुझे तुम्हें मारने के लिए। इसलिए अगर हम में से कोई सैक्रिफाइस डिजर्व करता है तो वो तुम हो। स्कॉलर की आंखें फैल गईं। लेकिन खून की स्मेल? उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना ब्लीड कराऊंगा कि लड़के के ऊपर जो थोड़ी बहुत स्मेल है वो दब जाएगी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सनी को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला। हीरो आगे झपटा। उसकी स्पीड ऑलमोस्ट इंसान से परे लग रही थी। अगले ही पल स्कॉलर जमीन पर चिल्लाता हुआ पड़ा था। तलवार के फ्लैट साइड से एक ही स्ट्राइक में उसकी टांग टूट चुकी थी। उसे संभलने का मौका दिए बिना हीरो ने उसकी दूसरी टांग पर जोर से पांव मारा। हड्डी टूटने की डरावनी आवाज साफ सुनाई दी। चीख रोते हुए हाउल में बदल गई। बस ऐसे ही स्कॉलर खत्म हो गया। हीरो की ये ब्रुटैलिटी उसके नॉर्मली ग्रेसफुल नेचर से इतनी अलग थी कि सनी को लगा जैसे उसका खून जम गया हो। ये बहुत ज्यादा डरावना था। सोल्जर ने शांत नजर से उससे देखा और बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोला, यहीं रुकना, मेरा इंतजार करना। फिर उसने बुजुर्ग स्लेव को पकड़ा और पथ पर नीचे घसीटने लगा। कुछ ही देर में वो पत्थर के पीछे गायब हो गए। थोड़ी ही देर बाद हवा के साथ भयानक चीखें गूंजने लगीं। सनी अकेला रह गया, कांपता हुआ। ये क्या था? ये सब बहुत ज्यादा हो गया है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि स्कॉलर इतनी अचानक और इतनी बेरहमी से खत्म हो गया। कुछ वक्त बाद हीरो वापस आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी वही नॉर्मल सी सनी को सबसे ज्यादा डरा रही थी। स्कॉलर के रक्सैक का सामान चेक करने के बाद हीरो ने ज्यादातर लकड़ियां बाहर फेंक दी, बैग को कंधे पर डाला और बिल्कुल कैजुअली सनी से बोला, चलो हमें जल्दी करनी होगी। सनी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। अब सिर्फ दोनों ही बचे थे। ये थोड़ा स्टूपिड था, लेकिन सनी अचानक खुद को अकेला महसूस करने लगा। स्टोन पाथ पर चलना पहाड़ पर चढ़ने से काफी आसान था। इस बार सनी के पास बेकार के ख्याल आने का भी टाइम था। उसके दिल पर एक अजीब सी उदासी छा गई। जैसे जैसे वो चल रहा था, उसे महसूस होने लगा कि इस नाइटमेयर का एंड, चाहे जो भी हो, अब ज्यादा दूर नहीं है। कुछ देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। फिर हीरो बोला, जो हुआ उसके लिए गिल्टी मत फील करो। ये तुम्हारी गलती नहीं है। फैसला मेरा था, सिर्फ मेरा। वो थोड़ा आगे चल रहा था, इसलिए सनी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। और वैसे भी अगर तुम्हें इस आदमी के गुनाह पता होते तो शायद तुम भी समझते। वैसे रहने दो, बस मुझ पर भरोसा रखो जब मैं कहता हूं कि उसे मारना एक जस्टिस था। सनी ने मन में सोचा, पता नहीं हम में से कौन ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है। ये लोग हमेशा अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते रहते हैं, हमेशा अपने आप को राइटियस दिखाने की कोशिश, चाहे वो कितनी ही घटिया चीजें क्यों ना कर रहे हों। सनी को यह हिपोक्रेसी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब सनी ने जवाब नहीं दिया, हीरो हल्की सी हंसी हंसा। तुम ज्यादा बात नहीं करते हो, है ना? कोई बात नहीं, कभी कभी खामोशी ही सबसे कीमती होती है। उसके बाद दोनों ने फिर बात नहीं की। दोनों अपने अपने ख्यालों में डूबे रहे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और दुनिया लाखों लाल शेड्स में रंग रही थी। इतनी ऊंचाई पर हवा बिल्कुल साफ और ठंडी थी, जिसमें सुर्ख रोशनी की धारें चुभ रही थी। नीचे मरून रंग के बादल समुद्र की तरह पहाड़ के पास से गुजर रहे थे। आसमान में तारे और चांद धीरे धीरे दिखने लगे थे। मंजर काफी खूबसूरत था, लेकिन सनी सिर्फ ये सोच रहा था कि सूरज पूरी तरह डूबने के बाद कितनी ठंड पड़ेगी। उससे पहले हीरो ने उनके लिए एक शेल्टर ढूंढ लिया। पाथ से ज्यादा दूर नहीं, कुछ बड़े पत्थरों के पीछे एक पतली सी दरार थी
जो पहाड़ के अंदर जा रही थी। तेज हवा से बचकर वो उस दरार को एक्सप्लोर करते हुए एक छोटी अच्छी तरह छिपी हुई गुफा तक पहुंच गए। सनी ने लकड़ी खोलने की कोशिश की, लेकिन हीरो ने सिर हिलाकर उसे रोक दिया। आज हम बिना आग जलाए कैंप करेंगे, बीस्ट बहुत पास है। आग के बिना रात गुजारना आसान नहीं था, लेकिन कम से कम गुफा के अंदर वो जमकर मरने वाले नहीं थे। वैसे भी दूसरा ऑप्शन बहुत ज्यादा डरावना था। सनी बैठ गया, गुफा की दीवार से पीठ लगाकर। हीरो उसके सामने बैठ गया, उदास और सोच में डूबा हुआ। उसका मूड आज काफी अलग था। कम से कम इस बात से तो साफ था कि आज पहली बार उसने कैंप के बाद अपनी तलवार की देखभाल नहीं की। थोड़ी ही देर में सूरज पूरी तरह डूब गया और गुफा अंधेरे में डूब गई। सनी तो फिर भी सब देख सकता था, लेकिन हीरो अब बिल्कुल अंधा हो चुका था। अंधेरे में उसका हैंडसम चेहरा अजीब तरीके से नोबल और उदास लग रहा था। सनी उसे देखता रहा, उसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद हीरो ने धीमी आवाज में कहा, पता है, अजीब बात है, आमतौर पर मैं पूरे अंधेरे में भी किसी की प्रेजेंस महसूस कर लेता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं, जैसे तुम सिर्फ एक शैडो हो। जब कोई जवाब नहीं मिला, वो मुस्कुरा दिया। क्या तुम सो गए हो? उसकी आवाज अंधेरे में गूंज उठी। सनी को लगा जैसे इस वक्त दोनों के बीच एक अजीब सी क्लोजनेस है। शायद अंधेरा ही उसे हिम्मत दे रहा था, और वैसे भी मौका था। क्यों, क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि मैं सो जाऊं, फिर मुझे मार दो, या फिर सुबह करोगे? चैप्टर 13 मोमेंट ऑफ ट्रूथ। हीरो के चेहरे पर जो स्माइल थी वो वहीं जम कर रह गई। उसने अपना सर झुका लिया, जैसे शर्मिंदा हो। 1 मिनट के आसपास का वक्त गुजर गया, पूरी खामोशी छाई रही। फिर आखिरकार उसने जवाब दिया, हाँ, मैंने सोचा था अगर तुम्हें सोते हुए कर दूं तो तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। उससे बिना पता चले सनी के चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कान आ गई। हीरो ने गहरी सांस ली और केव की दीवार के साथ पीठ लगाकर बैठ गया। अब भी उसने सर ऊपर नहीं उठाया। मुझे नहीं लगता तुम मुझे माफ कर पाओगे, ये पाप भी मुझे ही उठाना होगा, लेकिन अगर मुमकिन हो तो मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर चीजें अलग होती तो मैं खुशी खुशी उस मॉन्स्टर का सामना करता ताकि तुम बच सको, लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं है, एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे मुझे पूरा करना ही होगा। जब तक वो पूरी नहीं होती मैं मर नहीं सकता। सनी हंस पड़ा। तुम लोग देखो अपने आप को, मुझे मारने का प्लान बना रहे हो और फिर भी एक अच्छा बहाना चाहिए। कितनी आसानी से सब कुछ जस्टिफाई कर देते हो। मुझे तुम जैसे हिपोक्रेट्स सबसे ज्यादा नफरत है। एक बार सीधा सच क्यों नहीं बोल देते? ये सब बकवास मत करो, बस कह दो मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि ये आसान है, मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि मैं जीना चाहता हूं। हीरो ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर उदासी थी। मुझे अफसोस है, मुझे पता था तुम समझ नहीं पाओगे। समझने जैसा है ही क्या? सनी आगे झुक गया, उसकी रगों में गुस्सा दौड़ रहा था। मुझे बताओ, मुझे ही क्यों मरना है? हीरो ने आखिरकार सर उठाया। अंधेरे में वो देख नहीं सकता था, फिर भी सनी की आवाज की तरफ अपना चेहरा कर लिया। वो आदमी बुरा था, लेकिन वो सही भी था। तुम पर खून की बू बहुत ज्यादा है, वो मॉन्स्टर को खींच लाएगी। तुम मुझे जाने दे सकते हो, हम अलग हो जाएंगे, उसके बाद मॉन्स्टर मुझे ढूंढे या ना ढूंढे वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं होगी। हीरो ने सर हिला दिया। उस दरिंदे के मुंह में मरना बहुत ही भयानक होगा। इससे अच्छा है मैं खुद कर दूं। आखिरकार तुम मेरी जिम्मेदारी हो। कितना महान सोच है तुम्हारी। सनी पीछे होकर बैठ गया, थक सा गया था। थोड़ी देर बाद धीरे से बोला, तुम्हें पता है, जब मैं यहां आया था मैं मरने के लिए तैयार था। इस दुनिया में, बल्कि 2 दुनियाओं में, एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे मेरी जिंदगी या मौत से फर्क पड़े। मैं चला गया तो कोई उदास नहीं होगा, कोई याद भी नहीं करेगा कि मैं कभी था। उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई और उसकी जगह हल्की सी हंसी आ गई। लेकिन फिर मैंने अपना फैसला बदल लिया। कहीं ना कहीं मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जीना है, किसी भी कीमत पर। हीरो ने उसे गौर से देखा। ताकि एक ऐसी जिंदगी जी सको जो याद रखी जाए। सनी ने दांत दिखाकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में अंधेरा सा चमक उठा। नहीं, तुम सबको चिढ़ाने के लिए। हीरो कुछ पल चुप रहा, फिर सर हिला दिया, जैसे जवाब मान लिया हो। वो खड़ा हो गया। फिक्र मत करो, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। इतना भरोसा कैसे है तुम्हें? क्या पता मैं तुम्हें मार दूं? हीरो ने सर हिला दिया। मुझे इस पर शक है। और अगले ही पल वो लड़खड़ाकर एक घुटने पर गिर गया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। दर्द भरी आवाज के साथ उसने खून की उल्टी कर दी। सनी के चेहरे पर तसल्ली भरी मुस्कान आ गई। आखिरकार हीरो घुटनों पर बैठा था। उसके चेहरे का नीचे का हिस्सा खून से भरा हुआ था। हैरानी से वो अपने हाथों को देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। ये कैसी मैजिक है? वो फीकी सूरत के साथ सनी की तरफ मुड़ा। क्या वो चोर सही था? क्या तुमने हम पर शैडो गॉड का श्राप लगा दिया? सनी ने सांस भरी। काश मैं भगवानों के श्राप बांट सकता, लेकिन नहीं।
सच बताऊं तो मेरे पास कोई पावर्स है ही नहीं। तो फिर कैसे? सनी ने कंधे उचा दिए। इसलिए मैंने तुम सबको जहर दे दिया। हीरो झटक सा गया। क्या? जब टायरेंट ने पहली बार हमला किया था, तुमने मुझे पानी ढूंढने भेजा। मरे हुए सोल्जर्स से बॉटल उठाते वक्त मैंने हर एक में ब्लड बेन का रस डाल दिया, मेरी वाली के अलावा। इतना कम कि टेस्ट ना आए, लेकिन इतना काफी कि धीरे धीरे मार दे। हीरो ने दर्द से दांत पीस लिए। अचानक उसके चेहरे पर समझ आ गई। इसलिए बाकी दोनों इतनी बुरी हालत में थे। सनी ने हाँ में सर हिला दिया। शिफ्टी ने सबसे ज्यादा पिया था, इसलिए उसकी हालत सबसे पहले बिगड़ी। स्कॉलर भी ज्यादा दिन नहीं जीता, बस तुमने जहर से पहले ही उसे मार दिया। लेकिन तुम पर ब्लड बेन का असर ही नहीं हो रहा था। मैं तो डरने लगा था। हीरो का चेहरा सख्त हो गया। समझ गया। वो कुछ सोचने लगा, फिर अचानक सनी को हैरानी से देखा। लेकिन उस वक्त तुम्हें यह तो पता नहीं था कि हम तुम पर ही पलट जाएंगे। सनी हंस गया। अरे छोड़ो भी, ये तो साफ था। शिफ्टी ऐसा इंसान था जो एक जोड़ी जूतों के लिए भी खून कर दे। स्कॉलर भेड़ की खाल में भेड़िया था। लोग वैसे ही खुदगर्ज और जालिम होते हैं, तो मौत के सामने खड़े होकर क्या वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं करते? हीरो ने और खून थूक दिया। तो फिर मेरे बारे में क्या? तुम? सनी के चेहरे पर घिन आ गई। तुम सबसे खराब हो। क्यों? सनी आगे झुक गया। उसकी आवाज से मजाक गायब हो चुका था। मैंने जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं सीखा, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं। एक स्लेव जो अपने स्लेवर पर भरोसा करने लगे, उससे ज्यादा दयाजनक कुछ नहीं होता। हीरो ने यह सुनकर सर झुका लिया। समझ गया। फिर अचानक वो हंस पड़ा। तुम सच में खतरनाक छोटा सा हरामी हो। सनी ने आंखें घुमाई। बदतमीजी की जरूरत नहीं है। लेकिन हीरो सुन ही नहीं रहा था। अच्छा है, अब मेरा जमीर हल्का हो गया। सनी ने झुंझलाकर कहा, क्या बकवास कर रहे हो, बस मर जाओ ना। हीरो हंसा और अचानक उसकी नजर सनी पर जम गई। अब वो इतना बीमार नहीं लग रहा था। देखो, ये प्लान काम करता अगर मैं एक नॉर्मल इंसान होता, लेकिन मेरी सोल कोर कब की अवेकन हो चुकी है। मैंने अनगिनत दुश्मन मारे हैं। ब्लड बेन जहर मुझे मार ही नहीं सकता। सनी का दिल डूब गया। उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ उसकी पीठ पर लगा और वो दीवार से जा टकराया। तेज दर्द उसकी बाईं तरफ चुभ गया। वो केव से बाहर गिरता हुआ उठा और भागने लगा। वो पुराने पथ तक पहुंच गया। आसमान में चांद और तारे चमक रहे थे, बस वहीं तक। रुको। हीरो की ठंडी आवाज पीछे से आई। सनी जम गया। अगर वो सच में अवेकन था तो बचने का कोई चांस नहीं था। मुड़ो। सनी ने हाथ उठाकर मुड़ लिया। हीरो खून पोंछ रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। क्या ये सब वर्थ था? छोड़ो, मैं अपना वादा निभाऊंगा, जल्दी खत्म कर दूंगा। हीरो ने तलवार निकाली। कोई आखिरी बात? सनी चुप रहा। अचानक उसके हाथ में एक छोटी सी चांदी की घंटी आ गई। हीरो ने भौएं चढ़ाईं। इसे कहां छुपा रखा था? सनी ने घंटी हिलाई। मीठी सी आवाज पहाड़ों में गूंज गई। क्या कर रहे हो? रुको। सनी रुक गया। उसकी आंखों के सामने घंटी हवा में गायब हो गई। हीरो हैरान रह गया। बताओ, तुमने क्या किया? सनी ने कुछ नहीं कहा। वो सांस भी नहीं ले रहा था। हीरो बोलता रहा, अभी बताओ वरना पछताओगे। फिर उसने देखा, सनी उसके पीछे के अंधेरे को घूर रहा था। हीरो की आंखें फैल गईं। क्या? चैप्टर 14 चाइल्ड ऑफ शैडोज। सनी के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसे अपना आखिरी और सबसे डेस्परेट गैम्बल खेलना ही पड़ेगा। सीधी टक्कर में उसका कोई चांस नहीं था। बिना किसी एडवांटेज के वो एनिमी का सामना नहीं कर सकता था। ब्लड बेन पॉइजन उसका हिडन कार्ड था, लेकिन वो लगभग बेकार साबित हो चुका था। अंधेरे में देख पाना भी ज्यादा मददगार नहीं था, क्योंकि किसी तरह हीरो बिना रोशनी के भी सराउंडिंग्स महसूस कर पा रहा था। चाहे वो सुनने की ताकत हो या कोई मैजिकल एबिलिटी, सनी को नहीं पता था। वैसे भी अब इसका कोई मतलब नहीं था। वो केव से बाहर आ चुके थे और चांदनी में खुले आसमान के नीचे खड़े थे। अब सनी के पास सिर्फ एक ही एडवांटेज बचा था। उसे पता था कि टायरेंट अंधा है और हीरो को यह बात नहीं पता थी। इस नॉलेज का फायदा उठाना कहना आसान था, करना मुश्किल। लेकिन और करता भी क्या? इसलिए उसने खुद को बिल्कुल चुप रखा और सिल्वर बेल बजा दी। अगर डिस्क्रिप्शन गलत नहीं था तो इसकी आवाज मीलों दूर तक जा सकती थी। टायरेंट भी इसे जरूर सुनेगा। अब सनी को सिर्फ चुप रहना था, वक्त खींचना था और उम्मीद करनी थी कि मॉन्स्टर आ जाए।
इसी दौरान हीरो की हैरानी धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगी। अभी बताओ, वरना पछताओगे। उसकी आवाज धमकी भरी थी, लेकिन सनी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो ठंड में कांपता रहा, सीने के दर्द को दबाकर। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? सनी ने सांस रोक ली और देखा डर के साथ कि हीरो के पीछे एक जाना पहचाना भयानक साया उभर रहा है। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं टायरेंट सुन न ले। लेकिन हीरो बोलता रहा, खुद ही इस पहाड़ पर आवाज का इकलौता सोर्स बना हुआ। आखिरी पल में हीरो की आंखों में समझ की एक झलक आई। वो मुड़ने लगा, तलवार बिजली की तरह उठी, लेकिन देर हो चुकी थी। अंधेरे से एक बहुत बड़ा हाथ निकला और हीरो को लोहे की पकड़ में ले लिया। हड्डी जैसे पंजों ने आर्मर को चीर दिया। माउंटेन किंग ने हीरो को पीछे खींच लिया। उसकी कलाई में घुसती तलवार की भी परवाह नहीं की। उसके खुले मुंह से लार टपक रही थी। सनी डर के मारे जम गया, फिर धीरे से मुड़कर पुराने टेढ़े मेढ़े रास्ते पर कुछ कदम ऊपर चढ़ा। फिर वो पूरी ताकत से भाग पड़ा। उसके पीछे एक बेचैन चीख ने रात को चीर दिया। फिर भूखा गरजना सुनाई दिया। हीरो लड़ रहा था पूरी ताकत से, चाहे उसका अंत तय था। लेकिन सनी ने पीछे नहीं देखा। वो बस भागता रहा, ऊपर और ऊपर चढ़ता रहा। मुझे माफ करना हीरो, उसने सोचा। मैंने कहा था मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा, लेकिन जैसे तुम जानते हो मैं झूठा हूं, इसलिए अब खुद ही मर जाओ। एक अकेला काला पहाड़ तेज हवाओं के बीच खड़ा था, नुकीला और गर्व से भा। वो बाकी पहाड़ों से काफी ऊंचा था। चमकती चांदनी उसकी ढलानों पर भयानक रोशनी बिखेर रही थी। उस रोशनी के नीचे एक जवान लड़का पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। सफेद चमड़ी और काले बालों के साथ वो मंजर की शान से बिल्कुल उलट लग रहा था। जख्मी, लड़खड़ाता हुआ, कमजोर और बेकार, जैसे चलती फिरती लाश। उसका कपड़ा और क्लोक फटा हुआ था, खून से सना, आंखें धसी हुई, बेजान, शरीर पर चोट और निशान, होठों पर खून की झाग। वो झुककर अपनी बाईं सीने को पकड़े हुए था। हर कदम पर कराह निकल रही थी, दांतों के बीच मुश्किल से सांस निकल रही थी। सनी पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे ठंड लग रही थी, बहुत ज्यादा ठंड। उसका मन कर रहा था बर्फ पर लेट जाए और सो जाए, लेकिन वो चलता रहा, क्योंकि उसे लगता था कि जब वो चोटी पर पहुंच जाएगा तो ये नाइटमेयर खत्म हो जाएगा। एक कदम, फिर एक और। आखिरकार वो पहुंच गया। पहाड़ की सबसे ऊंची जगह पर बर्फ से ढका हुआ एक बड़ा सा समतल पत्थर था। बीच में चांदनी में नहाया हुआ एक शानदार मंदिर खड़ा था। काले मार्बल के बड़े बड़े स्तंभ और दीवारें सुंदर नक्शों से सजी हुई, अंधेरे भगवान का महल जैसा। कभी ऐसा था, अब वो खंडर बन चुका था। दीवारों में दरारें, छत के टुकड़े गिरे हुए, बर्फ और हवा अंदर आ रही थी। बड़े दरवाजे टूटे हुए थे, जैसे किसी दैत्य ने तोड़ डाले हों। फिर भी सनी खुश था। मिल गया, उसने भारी आवाज में कहा। आखिरी बची ताकत जोड़कर वो मंदिर की तरफ लड़खड़ाते हुए बढ़ा। उसके ख्याल उलझे हुए थे। देखा हीरो, उसने सोचा, ये भूलकर कि हीरो मर चुका है। मैं पहुंच गया। तुम ताकतवर थे, मैं कमजोर था। अब तुम लाश हो और मैं जिंदा। मजेदार है ना? वो लड़खड़ा गया। टूटी हुई पसलियां उसके फेफड़ों को और काट रही थीं। मुंह से खून टपक रहा था। सच कहूं तो मजेदार नहीं है। तुम लोग क्या जानते हो रूथलेसनेस के बारे में? जिस दुनिया से मैं आता हूं, वहां जुल्म एक कला बन चुका था, और जो उसे झेल चुका हो वही जानता है असली बेरहमी क्या होती है। वो मंदिर के और पास आ गया। तुम्हारा कोई चांस ही नहीं था। रुको, मैं क्या सोच रहा हूं? अगला पल आते ही वो भूल गया। बस दर्द था, अंधेरा मंदिर था और सोने की भारी इच्छा थी। इसमें मत फंसो, यह हाइपोथर्मिया है। सो गए तो मर जाओगे। आखिरकार सनी काले मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा। वो चढ़ने लगा, बिना ध्यान दिए कि चारों तरफ हजारों हड्डियां बिखरी हुई थीं, इंसान और मॉन्स्टर्स दोनों की। सब इनविजिबल गार्डियंस के हाथों मारे गए थे। जैसे ही सनी चढ़ रहा था, एक बेशक्ल गार्डियन उसकी तरफ आया। वो उसकी जिंदगी की चिंगारी बुझाने ही वाला था, फिर रुक गया। उसने सनी की सोल से आती एक अजीब सी पहचानी खुशबू महसूस की, डिविनिटी की खुशबू, दुखी और अकेली। गार्डियन हट गया और सनी को जाने दिया। सनी बिना जाने मंदिर के अंदर चला गया। वो एक बड़े से हॉल में था। टूटी छत से चांदनी गिर रही थी। गहरी परछाइयां उस रोशनी से दूर रह रही थीं। जमीन बर्फ और आइस से ढकी थी। हॉल के अंत में एक बड़ा सा ऑल्टर काले मार्बल के एक ही टुकड़े से बना हुआ था। वही एक चीज थी जिसे बर्फ ने नहीं छुआ था। सनी उसी की तरफ बढ़ गया। वो सिर्फ सोना चाहता था। ऑल्टर सूखा, साफ और बिस्तर जितना बड़ा था। सनी उस पर चढ़ गया और लेट गया। लग रहा था वो मरने वाला है, और वो इससे ठीक मान चुका था।
वो आंखें बंद करने ही वाला था कि मंदिर के दरवाजे की तरफ से आवाज आई। उसने सर घुमाकर देखा, बिना किसी डर के। माउंटेन किंग वहां खड़ा था, अपनी 5 अंधी आंखों से उसे देख रहा था। भयानक, घिनौना, जिस्म के नीचे कीड़े जैसी चीजें हिल रही थी। वो हवा सूंघ रहा था, लार टपका रहा था। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। कितना भद्दा है, सनी ने सोचा, और अचानक उसे भयानक खांसी आ गई। खून की झाग ऑल्टर पर गिरी। काला मार्बल उसे पी गया। एक पल में सब पहले जैसा साफ। टायरेंट सनी तक पहुंचने ही वाला था। उसके हाथ आगे बढ़ रहे थे। लगता है यही अंत है, सनी ने सोचा। तब अचानक मंदिर में स्पेल की आवाज गूंज उठी। तुमने खुद को देवताओं के लिए बलिदान दिया है। देवता मर चुके हैं और सुन नहीं सकते। तुम्हारी सोल पर डिविनिटी का निशान है। तुम एक टेम्पल स्लेव हो। शैडो गॉड अपनी अनंत नींद में करवट लेता है। वो कब्र के पार से अपना आशीर्वाद भेजता है। चाइल्ड ऑफ शैडोज, अपना वरदान ग्रहण करो। सनी की आंखों के सामने हॉल की सारी परछाइयां जीवित हो उठीं। अंधेरे के पंजे आगे बढ़े और माउंटेन किंग को जकड़ लिया। वो चिल्लाया, तड़पा, लेकिन भगवान की ताकत के सामने कौन टिक सकता है। परछाइयों ने उसे खींच लिया। अगले ही पल उसका शरीर टुकड़ों में फट गया। खून, मांस और अलग हुए अंग जमीन पर गिर पड़े। सब खत्म। सनी ने पलकें झपकाईं। वो फिर अकेला था। मंदिर खामोश था। और फिर स्पेल ने कहा, तुमने एक अवेकेंड टायरेंट माउंटेन किंग को मारा है। जागो सनलिस, तुम्हारा नाइटमेयर खत्म हो चुका है। असेसमेंट के लिए तैयार हो जाओ। चैप्टर 15 शैडो स्लेव। प्रिपेयर फॉर अप्रेजल। सनी खुद को सपने और हकीकत के बीच एक अजीब सी जगह पर पाता है। ये जगह एक एंड न होने वाला काला खाली स्पेस था, जहां अनेक सितारे चमक रहे थे। उन सितारों के बीच चांदी जैसी रोशनी की अनगिनत धागे एक बहुत ही खूबसूरत और बेहद कॉम्प्लेक्स जाल बना रहे थे। हर तरफ अलग अलग जंक्शंस और कॉन्स्टलेशंस बन रहे थे। नजर हटा पाना मुश्किल था। सच में ये सीन सांस रोक देने वाला था। किसी तरह सनी को समझ आ गया कि वो नाइटमेयर स्पेल के अंदर का सिस्टम देख रहा है। उसे यह भी महसूस हुआ कि ये बिल्कुल किसी सेलेस्टियल न्यूरल नेटवर्क जैसा लग रहा था। और तब एक सवाल उसके दिमाग में आया, अगर ऐसा है तो क्या स्पेल जिंदा है? ये सवाल पिछले कई दशकों से लोग खुद से पूछते आ रहे थे। इसका सबसे बेहतर जवाब यही था कि इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। स्पेल ना तो जिंदा थी, ना मरी हुई। ना उसमें सोचने की शक्ति थी, ना ही बिल्कुल बेजान थी। ये किसी जीव से ज्यादा एक फंक्शन जैसी थी। लेकिन सनी इस वक्त इन गहरी बातों के बारे में सोचने के मूड में नहीं था। वो बस अपने रिवॉर्ड का इंतजार कर रहा था। स्पेल अभी भी उसकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल कर रही थी, लेकिन पहला रिवॉर्ड उस अप्रेजल से जुड़ा हुआ नहीं था। तुम्हें एक मेमोरी मिली है, पपेटियर का श्राउड। हां, सनी खुशी से भर गया। वो लगभग खुशी में नाच ही पड़ता। ये मेमोरी माउंटेन किंग की थी, जो एक अवेकेंड टायरेंट था। इसका मतलब यह था कि ये मेमोरी खुद अवेकेंड रैंक की थी। इससे मिलना किसी बड़े लक से कम नहीं था। स्पेल के अंदर हर चीज के 7 रैंक्स होते थे। पावर के ऑर्डर में ये थे: डोमेंट, अवेकेंड, असेंडेड, ट्रांसेंडेंट, सुप्रीम, सेक्रेड और डिवाइन। नाइटमेयर क्रीचर्स के लिए थोड़ा अलग सिस्टम था, लेकिन सनी को फिलहाल उससे कोई लेना देना नहीं था। स्पेल के नजरिए से सनी एक डोमेंट ह्यूमन था। अगर उसके पास अपनी सोल कोर से ज्यादा रैंक की मेमोरी हो, तो ड्रीम रेल्म में जाने के बाद यह उसके लिए बहुत मददगार होता। रैंक्स के बीच का पावर डिफरेंस सोच से भी ज्यादा होता है। सनी पपेटियर के श्राउड को ध्यान से देखना चाहता था, लेकिन टाइम खत्म हो चुका था। स्पेल का अप्रेजल पूरा हो गया था। इस खाली स्पेस में स्पेल की आवाज अब पहले जैसी फेमिलियर नहीं लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा यूनिवर्स ही बोल रहा हो। सनी ने सांस रोक ली और ध्यान से सुनने लगा। एस्पिरेंट, तुम्हारा ट्रायल पूरा हो चुका है। एक नामहीन गुलाम ब्लैक माउंटेन पर चढ़ा। हीरोज और मॉन्स्टर्स दोनों उसके हाथों मारे गए। बिना टूटे हुए वो एक भूले हुए देवता के टूटे हुए मंदिर में घुसा और पवित्र आलतार पर अपना खून बहा दिया। देवता मर चुके थे, फिर भी उन्होंने सुना। तुमने एक डोमेंट बीस्ट को हराया, माउंटेन किन का लार्वा। तुमने 3 डोमेंट ह्यूमंस को हराया, जिनके नाम ज्ञात नहीं हैं। तुमने एक अवेकेंड ह्यूमन को हराया, ऑरो ऑफ द 9। तुमने एक अवेकेंड टायरेंट को हराया, माउंटेन किंग। तुम्हें शैडो गॉड का आशीर्वाद मिला है। तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। फाइनल अप्रेजल ग्लोरियस। तुम्हारी चालाकी की कोई सीमा नहीं है।
ये आखिरी लाइन सनी को थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगी, लेकिन फिर भी वो स्पेल की तारीफ से काफी खुश था। उसे लग रहा था कि उसके चांसेस काफी अच्छे हैं कि उसका एस्पेक्ट अवेकेंड या शायद असेंडेड तक इवॉल्व हो सकता है। उसकी ओवरऑल पावर अभी भी उसकी सोल कोर के रैंक पर डिपेंड करती थी, जो काफी वक्त तक डॉर्मेंट ही रहने वाली थी। लेकिन सिर्फ एस्पेक्ट का हाई रैंक होना ही उसके फ्यूचर पोटेंशियल को काफी बढ़ा सकता था। ड्रीमर सनलेस, अपना बून ग्रहण करो। अब वो एस्पिरेंट नहीं रहा था। सनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम्हें एक ट्रू नेम दिया गया है, लॉस्ट फ्रॉम लाइट। सनी का मुंह खुला का खुला रह गया। एक ट्रू नेम? उसे सच में एक ट्रू नेम मिल गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी कम उम्र में और अपनी पहली ही नाइटमेयर में ये अचीवमेंट हासिल कर लेगा। हर सेंट के पास भी ट्रू नेम नहीं होता। अब वो एलीट था, बिल्कुल टॉप लेवल पर। और हां, वो अमीर भी होने वाला था। लेकिन रिवॉर्ड्स यहीं नहीं रुके। तुम्हारा एस्पेक्ट इवॉल्व होने के लिए तैयार है। क्या तुम एस्पेक्ट इवॉल्व करना चाहते हो? ये कैसा सवाल है? सनी ने उंगलियां क्रॉस की और हां कह दिया। डॉर्मेंट एस्पेक्ट टेम्पल स्लेव इवॉल्व हो रहा है। नया एस्पेक्ट प्राप्त हुआ, एस्पेक्ट रैंक डिवाइन। सनी गिरी पड़ा। एस्पेक्ट का नाम शैडो स्लेव। डिवाइन? ये डिवाइन है? सनी घुटनों के बल खड़ा था, बिल्कुल स्टन्ड। शॉक इतना ज्यादा था कि कुछ पल के लिए उसका अपने शरीर पर कंट्रोल ही चला गया और वो गिर गया। क्या उसने सही सुना था? डिवाइन? उसने कांपती हुई हाथ से अपनी आंखें मली, ये कंफर्म करने के लिए कि वो जाग रहा है, या टेक्निकली कहें तो कॉन्शियस है, क्योंकि असल में वो अभी भी पुलिस स्टेशन के अंडरग्राउंड वॉल्ट में सो रहा था। कंफ्यूजन के बीच सनी ने चुपचाप रून समन किए और अपने एस्पेक्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़ा। शैडो स्लेव, एस्पेक्ट रैंक डिवाइन। तुम एक चमत्कारी शैडो हो जो एक मरे हुए देवता ने पीछे छोड़ दी है। एक डिवाइन शैडो होने के नाते तुम्हारे पास कई अजीब और शक्तिशाली पावर्स है, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व खाली और अकेला है। तुम अपने पुराने मास्टर के जाने का दुख मनाते हो और एक नए मास्टर की तलाश में हो। तुम्हारी जन्मजात एबिलिटी है शैडो बॉन्ड। एक योग्य मास्टर ढूंढो और उसे अपना ट्रू नेम बताओ। जब वो उसे जोर से बोलेगा, तुम उसकी मर्जी से बंध जाओगे और किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाओगे। एक शैडो के लिए, खासकर एक डिवाइन शैडो के लिए, बिना मास्टर के घूमना ठीक नहीं है। ये सब समझना काफी हैवी था। सबसे पहले सनी ने महसूस किया कि उसका दिल तेज धड़क रहा है। उसने सही सुना था। फर्स्ट नाइटमेयर में जो भी दर्द और खौफ उसने झेला था, उसका फल उसे मिल गया था। एक डिवाइन एस्पेक्ट। उसने सच में एक डिवाइन एस्पेक्ट पाया था। अवेकेंड से ऊपर की कोई भी चीज बेहद रेयर और कीमती होती है। असेंडेड एस्पेक्ट वाले लोग इतने रेयर होते हैं कि फैक्शंस उनके लिए लड़ते हैं। फैक्शंस खुद ट्रांसेंडेंट या सुप्रीम एस्पेक्ट वाले पावर हाउसेस के अराउंड बने होते हैं। और डिवाइन एस्पेक्ट तो सनी ने कभी सुना भी नहीं था, कभी नहीं। डिवाइन शब्द वाली चीजें इतनी रेयर होती हैं कि ज्यादातर कहानियों और लेजेंड्स तक ही सीमित रहती हैं। इंसानी जात अभी वहां तक पहुंची ही नहीं थी। सिर्फ थोड़े ही साल हुए थे जब ह्यूमंस ने थर्ड नाइटमेयर जीती थी और ट्रांसेंडेंट रैंक तक पहुंचने का रास्ता खोला था। सेंट्स, जो रियल वर्ल्ड में ट्रांसेंडेंट्स कहलाते हैं, ड्रीम रेल्म पर राज करते हैं, लेकिन वो भी हाई रैंक नाइटमेयर क्रीचर्स का सामना करने से डरते हैं। इसी वजह से सुप्रीम, सेक्रेड या डिवाइन रैंक की मेमोरीज और एस्पेक्ट्स बहुत कम मिलते हैं। और फिर भी सनी को एक मिल गया था। वो खुशी और घमंड से आधा पागल हो गया, लेकिन उसकी खुशी थोड़ी सी फीकी पड़ गई क्योंकि वो वियर्ड एबिलिटी भी साथ में आई थी। वो किसी का मैजिकल स्लेव बनना नहीं चाहता था, ये तो कभी नहीं। लेकिन सॉल्यूशन सिंपल था, उसे बस अपना ट्रू नेम छुपा कर रखना था। उसके अलावा कोई भी उसका स्टेटस नहीं देख सकता था। मतलब अगर सनी चुप रहा तो किसी को पता नहीं चलेगा। इसका मतलब यह था कि उसे ट्रू नेम के सारे बेनिफिट्स छोड़ने पड़ते, लेकिन डिवाइन एस्पेक्ट के सामने वो सब छोटा था। कोई प्रॉब्लम नहीं, सनी ने मन ही मन सोचा। अगर स्पेल हंस सकती थी तो शायद इस बात पर हंसी होती, लेकिन स्पेल ने हंसी नहीं बल्कि दोबारा बोलना शुरू किया। फर्स्ट सील टूट चुकी है, डॉर्मेंट पावर्स जाग रही हैं। चैप्टर 16 रीबर्थ। सनी को महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कुछ जाग रहा हो। एक घबराहट भरी आवाज के साथ उसने अपनी छाती पकड़ ली और अंधेरे में घूर कर देखने लगा, समझने की कोशिश करते हुए कि हो क्या रहा है। ये फीलिंग ना दर्दनाक थी और ना ही बुरी, लेकिन ये ऐसी थी जैसा उसने कभी पहले महसूस नहीं किया था।
ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सोल को जगाकर उसमें कोई अजीब सी नई एनर्जी भर दी गई हो। लेकिन ये एनर्जी बाहर से नहीं आ रही थी, ये उसके अपने अंदर से आ रही थी, जैसे ये हमेशा से वहीं थी, बस सो रही थी। ये एनर्जी सनी के पूरे शरीर में फैल गई। उसे अपनी फीलिंग्स ज्यादा क्लियर और शार्प लगने लगीं। फिर उसका बॉडी भी बदलने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी छाती के बीच एक छोटा सा सितारा जल रहा हो। उस सितारे से गर्मी की लहरें निकल रही थीं जो धीरे धीरे उसके पेट और कंधों तक पहुंची, फिर बाहों और पैरों में, और आखिर में हाथों और पैरों की उंगलियों तक। उस गर्मी के नीचे उसकी हड्डियां, मसल्स, ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स दोबारा बन रहे थे, नई जान पा रहे थे। सनी को लगा जैसे वो दोबारा जन्म ले रहा हो। वो ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा फास्ट और ज्यादा हेल्दी हो रहा था। ये फीलिंग बेहद सुकून और खुशी देने वाली थी। हर गुजरते सेकंड के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन और गहरी होती जा रही थी। सनी के दिल में एक नया कॉन्फिडेंस बस गया। अब वो पहले जैसा कमजोर और बीमार सा स्ट्रीट किड नहीं रहा था। अब वो उतना आसानी से किसी के लिए निशाना नहीं था जैसे पहले होता था। उसकी पावर्स जाग चुकी थीं और फर्स्ट नाइटमेयर के डरावने तजुर्बों ने उसकी विल को और मजबूत बना दिया था। अब वो ऐसा इंसान बन चुका था जिससे टकराना कोई भी नहीं चाहेगा। कुछ देर बाद उसकी छाती में जल रहा वो सितारा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। गर्मी की जगह एक ठंडी और राहत देने वाली फीलिंग आ गई। ये ठंडक सनी के पूरे शरीर में फैल गई, सालों से जमा हुई थकान और दर्द को मिटाते हुए। फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ी, उसके दिमाग तक पहुंची और आखिर में उसकी आंखों तक। उसकी नजर अजीब तरह से दो हो गई। वो अभी भी उस खाली स्पेस को देख रहा था जहां अनंत सितारे थे, लेकिन साथ ही वो कुछ और भी देख रहा था। एक शांत और अंधेरा समुद्र जिसे एक अकेला काला सूरज रोशन कर रहा था। अपनी पहली की जानकारी से सनी जानता था कि ये उसका सोल सी था, लेकिन उसे ये भी पता था कि ये ऐसा दिखना नहीं चाहिए था। सबसे पहले तो ये ज्यादा जिंदा और चमकदार होना चाहिए था। ऊपर लटकता हुआ सितारा जो उसके सोल कोर को दिखाता है, उसे तेज रोशनी से जलना चाहिए था, पूरे सोल सी को रोशन करते हुए। लेकिन सनी की सोल अंधेरी और बिना रोशनी के थी। ये अजीब है, उसने मन ही मन सोचा। उसने काले सूरज को ध्यान से देखा। करीब से देखने पर पता चला कि वो असल में ट्रांसपेरेंट था, बस इसलिए काला लग रहा था क्योंकि आसपास कोई और रोशनी का सोर्स नहीं था। और यहां सनी के अलावा किसी और का होना मुमकिन नहीं था। आखिर ये उसकी अपनी सोल थी। फिर भी उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि उसकी नजर के किनारों पर अंधेरे में छुपे हुए बिना शेप के कुछ साए लगातार हिल रहे हैं। वो जितना भी घूम कर देखता उन्हें साफ नहीं देख पाता, लेकिन वो फीलिंग जाती ही नहीं थी। इस वक्त इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सनी ने फिर से काले सूरज की तरफ देखा। तब उसने देखा कि दो रोशनी के गोले उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे, जैसे वो सोल कोर की ग्रेविटी में बंधे हुए हों। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये उसकी मेमोरीज थीं, सिल्वर बेल और पपेटियर का श्राउड। आगे चलकर यहां ऐसे कई और गोले होंगे। अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद उसे एक या दो एकोज भी मिल जाएं। तभी स्पेल की आवाज ने उसे सोल सी से बाहर खींच लिया। एस्पेक्ट एबिलिटी जाग रही है। यही वो पल है, सच का पल, सनी ने सोचा। डिवाइन एस्पेक्ट हो या ना हो, उसका तुरंत भविष्य उस पहली एस्पेक्ट एबिलिटी को डिपेंड करता था जो उसे मिलने वाली थी। ड्रीम रिल्म में उसकी रोल इसी पर टिकी हुई थी। अगर ये कॉम्बैट एबिलिटी होती तो वो नाइटमेयर क्रिएचर्स के खिलाफ खूनी जंगों में फ्रंट लाइन पर काम आता। अगर ये सॉर्सरी से जुड़ी होती तो वो एक पावरफुल लेकिन कमजोर रेंज्ड फाइटर बनता। अगर ये यूटिलिटी से जुड़ी होती तो वो ड्रीम रेल्म के पर्दे के पीछे चलने वाले कामों का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता। यूटिलिटी एबिलिटीज रियल वर्ल्ड में भी बहुत वैल्यूबल होती हैं, जहां अवेकेंड लोग दुनिया को चलाने के लिए कई तरह के काम करते हैं। और अगर किस्मत ज्यादा साथ देती तो वो हीलर भी बन सकता था। हीलर्स बेहद रेयर होते हैं और इसलिए बहुत ज्यादा मांगे जाते हैं। एस्पेक्ट एबिलिटी प्राप्त हुई। एस्पेक्ट एबिलिटी का नाम है शैडो कंट्रोल। सनी ने तुरंत र्यून समन किए। वो अपनी नई एबिलिटी का डिस्क्रिप्शन तुरंत देखना चाहता था, लेकिन फिर उसने पहले अपनी ओवरऑल इंफॉर्मेशन देखने का फैसला किया। नाम सनलेस, ट्रू नेम लॉस्ट फ्रॉम लाइट, रैंक ड्रीमर, शैडो कोर डोमेंट, शैडो फ्रैगमेंट्स 12 में से 1000। ये क्या है? जहां उसकी सोल कोर का रैंक लिखा होना चाहिए था, वहां शैडो कोर लिखा हुआ था।
सनी ने आंखें झपकाईं। उसने पहले कभी किसी के पास अलग टाइप का कोर होने के बारे में नहीं सुना था। क्या वो इतना यूनिक था? ये मिस्टीरियस शैडो कोर समझाता था कि उसका सोल सी इतना अजीब क्यों दिख रहा था। और फिर उसकी नजर नीचे गई, जहां शैडो फ्रैगमेंट्स का काउंटर था। आमतौर पर वहां सोल शार्ट्स का काउंट होता है जो कंज्यूम किए जाते हैं, लेकिन यहां वो था ही नहीं। क्या मेरी प्रोग्रेशन सब अवेकिन से बिल्कुल अलग है? ये सोच जितनी एक्साइटिंग थी उतनी ही डरावनी भी। अगर उसे रिसोर्सेज के लिए किसी से लड़ना ही ना पड़े तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता। ड्रीम रेल्म में इंसानी सोसाइटी का ज्यादातर हिस्सा सोल शार्ट्स जमा करने पर ही बेस्ड था। अगर उसे इवॉल्व होने के लिए उनकी जरूरत ही नहीं, तो वो ना सिर्फ बहुत तेज पावरफुल बन सकता था, बल्कि पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट भी होता। दूसरी तरफ उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये शैडो फ्रैगमेंट्स कैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी उसके पास पहले ही 12 थे। मतलब जो भी करना होता है वो उसने फर्स्ट नाइटमेयर में कर लिया था। मुझे इससे ध्यान से समझना होगा। इस फैसले से संतुष्ट होकर सनी ने र्यून्स पढ़ना जारी रखा। मेमोरीज, सिल्वर बेल और पपिटिया का श्राउड। एकोज कोई नहीं। एट्रीब्यूट्स फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडोज। एस्पेक्ट शैडो स्लीव। एस्पेक्ट रैंक डिवाइन। एस्पेक्ट एबिलिटी शैडो कंट्रोल। तुम्हारा शैडो आम शैडोज से ज्यादा इंडिपेंडेंट है। ये तुम्हारा एक बहुत कीमती हेल्पर है। इसका मतलब क्या हुआ? सनी ने सांस रोक ली और दोबारा डिस्क्रिप्शन पढ़ने लगा, लेकिन उसी पल नीचे एक नया सेट ऑफ र्यून्स उभर आया। साथ ही स्पेल की आवाज अंधेरे स्पेस में गूंज उठी। हर शक्ति की एक कीमत होती है। तुम्हें एक फ्लॉ मिला है। तुम्हारा फ्लॉ है। सनी ने र्यून्स पढ़े और उसकी आंखें डर से फैल गईं। ओ नहीं, 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 नहीं। चैप्टर 17 3 सिंपल वर्ड्स। सनी ने आंखें बंद की और फिर खोली, इस उम्मीद में कि रून्स गायब हो जाएं। उसने मन ही मन दुआ की, प्लीज चले जाओ, प्लीज। लेकिन रून्स वहीं थे, हल्की सी रोशनी के साथ चमक रहे थे, जैसे उसका मजाक उड़ा रहे हों। फ्लॉ का मतलब साफ था, क्लियर कॉन्शियंस। तुम झूठ नहीं बोल सकते। सनी उन 3 सीधे शब्दों को घूरता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन खुल रही हो। स्पेल जो आमतौर पर गोल गोल बातें करता था, इस बार बिल्कुल सीधा था। सिर्फ 3 शब्द। उन्होंने सनी को कोई रास्ता ही नहीं दिया। झूठ नहीं बोल सकता। मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं कैसे जीऊंगा अगर झूठ ही नहीं बोल सकता? सनी की पूरी जिंदगी लोगों को चालाकी से हराने और धोखा देने पर टिकी हुई थी। स्पेर ने खुद उसकी चालाकी की तारीफ की थी। झूठ के बिना वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। और फिर एक और बात ने उसका दिल हिला दिया। अगर वो सिर्फ सच ही बोल सकता है तो अपना ट्रू नेम कैसे छुपाएगा? कोई भी सीधा सवाल पूछकर उसे अपना गुलाम बना सकता था। सनी चीखने वाला ही था, गाली देने वाला ही था, तभी स्पेल की आवाज फिर गूंजी, जागो लॉस्ट फ्रॉम लाइट। काला खाली स्पेस घूमता हुआ गायब हो गया। सनी ने आंखें खोल दी। पुलिस स्टेशन के वॉल्ट की लोहे से ढकी छत उसके ऊपर थी। ये खूबसूरत नहीं थी, लेकिन सनी के लिए ये दुनिया का सबसे शानदार नज़ारा था। तब उसे एहसास हुआ कि उसे रियल वर्ल्ड कितना याद आ रहा था। यहाँ सब कुछ जाना पहचाने था। यहाँ कोई मॉन्स्टर्स नहीं थे, कोई स्लेवर्स नहीं थे, कम से कम ऑफिशियली तो नहीं। यहाँ रोज रोज मौत का डर नहीं था। ये घर था। और सनी खुद को कमाल का महसूस कर रहा था। नाइटमेयर की ठंड जो उसकी हड्डियों तक घुस गई थी, वो गायब हो चुकी थी। उसके पैर और कलाइयों का दर्द नहीं था। उसकी पीठ को कोड़े की याद नहीं आ रही थी। वो सांस भी बिना दर्द के ले सकता था। ये किसी वरदान से कम नहीं था। दर्द के अचानक खत्म होने और नए जोश ने सनी को लगभग रुला ही दिया। मैं सच में जिंदा बच गया। वो धीरे से नीचे देखता है और अचानक जम जाता है। उसके बेड के पास एक सस्ती सी प्लास्टिक की कुर्सी पर एक औरत बैठी थी। वो जिंदगी की सबसे खूबसूरत औरत थी जो सनी ने कभी देखी थी। उसके बाल काले थे, छोटे थे और आंखें नीली और ठंडी थीं। उसकी स्किन बिल्कुल साफ और सफ़ेद थी। सनी ने पहली बार किसी को अपनी तरह इतना सफ़ेद देखा था। लेकिन जहां सनी फीका और बीमार लगता था, ये औरत बिल्कुल चमक रही थी। वो लेट 20s में लग रही थी। उसने डार्क ब्लू यूनिफॉर्म पहनी थी, चांदी के एपलेट्स के साथ, और काले बूट्स। यूनिफॉर्म का जैकेट खुला हुआ था, नीचे काला टॉप दिख रहा था। वो उस वक्त अपने हाथ ऊपर की तरफ खींच रही थी, जैसे बोर और नींद में हो। इस मूवमेंट से उसका कपड़ा तन गया और सनी का ध्यान वहीं अटक गया। सनी ध्यान से देख ही रहा था कि उसकी नज़र उसके स्लीव पर लगी 3 स्टार्स पर पड़ी। 3 स्टार्स। 3 स्टार्स का मतलब एसेंडेड। उसके दिमाग में ये बात बैठ भी नहीं पाई थी कि उस औरत ने उसे घूरना शुरू कर दिया। वो बोली, क्या देख रहे हो? उसकी आवाज़ में ज़रा भी मजाक नहीं था। सनी शर्मा गया। उसने जल्दी से एक बहाना सोचा और मुंह खोला और बोला, तुम्हारी चेस्ट।
अगले ही पल उसकी आंखें डर से फैल गई। उसने ये कहना ही नहीं चाहा था, उसका मुंह अपने आप चल पड़ा। डर की एक लहर उसके दिमाग पर छा गई। औरत धीरे से मुस्कुराई, लेकिन इस मुस्कुराहट में खतरा था। अगले ही पल उसने हाथ उठाकर सनी के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। सनी का शरीर बेड पर घूम गया। अगर रिस्ट्रेंट्स ना होते तो वो नीचे गिर जाता। उसे पल भर के लिए सितारे दिखने लगे। फिर भी यह हल्का सा ही था। वो एसेंडेड थी। वो चाहती तो एक उंगली से उसका सिर उड़ा सकती थी। वो औरत सीधी खड़ी हुई और बोली, अब जागे हो? सनी ने अपना सुन गाल पकड़ा और धीरे से सिर हिला दिया। अच्छा, एक सलाह है, जो मन में आए वो बोल दिया मत करो, खासकर लड़कियों के सामने। ऐसा नहीं है कि तुमने पहले कभी लड़की नहीं देखी। सनी के दिमाग में आया, थैंक यू बोलो और चुप रहो, लेकिन उसका मुंह फिर से अपने आप चल पड़ा। मैंने बहुत देखी हैं, लेकिन तुम जैसी खूबसूरत कोई नहीं। सनी पीछे हट गया। उसका चेहरा लाल हो गया। औरत उसे कुछ सेकंड्स तक देखती रही, फिर जोर से हंस पड़ी। लगता है तुमने ज्यादा अवेकेंड नहीं देखे। अवेकेंड के हिसाब से मैं एवरेज से भी नीचे हूं। सनी ने उसे शक से देखा। वो बोली, जैसे जैसे सोल कोर स्ट्रांग होता है, बॉडी अपनी कमियां छोड़ देती है। इसलिए स्ट्रांग अवेकेंड में बदसूरत लोग मिलना मुश्किल है। ज्यादा जिए तो शायद तुम भी हैंडसम बन जाओ। फिर उसने सनी को ऊपर से नीचे देखा। शायद। फिर बोली, खैर, अब जब जागे हो, जिंदा लोगों की दुनिया में वापस आने पर मुबारक हो। अपनी पहली नाइटमेयर से बचने पर बधाई हो। स्लीपर सनलेस। स्लीपर सनलेस। अब लोग उसे इसी नाम से बुलाएंगे, कम से कम विंटर सोल्स्टिस तक। उसके बाद या तो वो ड्रीम रेल्म से अवेकेंड बनकर लौटेगा या फिर कभी नहीं लौटेगा। नाम से पहले एक टाइटल होना अजीब लग रहा था। पहले लोग उसे लड़का, निकम्मा या बस ओए तुम कहकर बुलाते थे। अब उसके पास एक टाइटल था, स्लीपर सनलेस। असल शब्द ड्रीमर था, लेकिन लोग नाइटमेयर स्पेल से जुड़े लोगों के लिए अपनी लैंग्वेज यूज करते थे। जो लोग अपनी पहली नाइटमेयर पूरी कर लेते थे, उन्हें स्लीपर कहा जाता था। जब उनकी स्पिरिट स्पेल के अंदर जाती है तो उनका बॉडी गहरी नींद में चला जाता है। ये नींद दिनों, हफ्तों या महीनों तक चल सकती है, जब तक वो ड्रीम रेल्म से भागकर वापस ना आ जाए। इसलिए उन्हें स्लीपर कहा जाता है। जब वो वापस आकर अवेकेंड बन जाते हैं तो दिन में नॉर्मल जिंदगी जीते हैं और सोते वक्त ड्रीम रेल्म में लौट जाते हैं। अवेकेंड को सब अवेकेंड ही कहते हैं। अगर कोई दूसरी नाइटमेयर में जाकर जिंदा बच जाए तो वो असेंडेड बन जाता है। लोग उन्हें मास्टर्स कहते हैं। मास्टर्स जब चाहें ड्रीम रेल्म में आ जा सकते हैं और जा सकते हैं। कुछ तो कभी वापस आते ही नहीं। मास्टर्स के ऊपर सेंट्स होते हैं, जिन्होंने तीसरी नाइटमेयर जीत ली होती है। वो ट्रांसेंडेंट कहलाते हैं। वो आधे भगवान जैसे होते हैं और बेहद रेयर होते हैं। वो दूसरों को भी साथ ले जा सकते हैं, लेकिन वापस मास्टर पर आते हैं। खूबसूरत औरत बेड के पास आई और रिस्ट्रेन्स खोलने लगी। मैं असेंडेड जेट हूं, मुझे मास्टर जेट बुला सकते हो। पिछले 3 दिन से मैं तुम्हारी नाइटमेयर की वजह से यहां ड्यूटी पर थी। सनी को याद आया, सोने से पहले पुलिस वाले ने कहा था कि कोई अवेकेंड आएगा उसकी कंडीशन देखने के लिए। अगर वो मर जाता तो नाइटमेयर क्रीचर को मारने के लिए। सनी मुंह खोलना नहीं चाहता था। उसे डर था कि सच अपने आप बाहर आ जाएगा, लेकिन उसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। मास्टर जेट, एक सवाल है। बोलो। आप जैसी मास्टर वॉच ड्यूटी पर क्यों हैं? ये आपके लेवल से नीचे नहीं है। जेट ने उसे गहरी नजर से देखा। तुम समझदार हो। इस एरिया में हाल ही में बहुत से गेट्स खुले हैं। ज्यादातर लोकल अवेकेंड या तो जख्मी हैं या बिजी हैं या मर चुके हैं। विंटर सोल्स्टिस के पास हमेशा ऐसा होता है। उसने आखिरी रिस्ट्रेंट खोला और पीछे हट गई। और वैसे भी गवर्नमेंट के लिए सीधा काम करने वाले अवेकेंड कम होते हैं। ये सबसे कम पैसा और नाम देने वाला काम है। क्या तुम पैसा और शोहरत छोड़कर ड्यूटी और जान के खतरे के लिए काम करोगे? सनी कुछ अच्छा कहना चाहता था, लेकिन उसका मुंह फिर से सच बोल गया। बिल्कुल नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। उसने मन ही मन गाली दी अपने फ्लॉ को। जेट ने उसे देखा। सनी को लगा फिर थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन इस बार जेट मुस्कुराई। देखा, मैं सही थी। तुम सच में स्मार्ट हो। चैप्टर 18 एब्सेंस ऑफ लाइट। सनी गर्म पानी के शावर का पूरा मजा ले रहा था। थोड़ी देर पहले जो छोटी सी बात हुई थी, उसके बाद मास्टर जेट ने उसे खुद को साफ करने भेज दिया था, ये कहकर कि उससे नाइटमेयर की बदबू आ रही है। स्पेल की अजीब सी नींद बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है, और जो मेडिकल मशीन उसके साथ लगी हुई थी वो बाकी का काम संभाल लेती है। फिर भी वो पूरे 3 दिन तक सोता रहा, चाहे सिर्फ मन का एहसास ही क्यों ना हो। खून और मायूसी की स्मेल अभी भी उसके आसपास घूम रही थी। मैं तो स्वर्ग में हूं,
सनी ने सोचा और थोड़ी देर के लिए अपने फ्लॉ के आने वाले खतरे को भूलने की कोशिश की। वो पुलिस स्टेशन के शावर रूम में बिल्कुल अकेला था, गर्म पानी की धारों के नीचे खड़ा रिलैक्स कर रहा था। कुछ देर बाद उसने थोड़ा मजबूरी में नल बंद किया और टॉवल रैक की तरफ चल दिया। उसी वक्त उसकी नज़र शीशे में अपनी परछाई पर पड़ी। उसके बॉडी में जो बदलाव आए थे वो ज़्यादा बड़े नहीं थे, पर क्लियरली दिख रहे थे। उसकी पहले से ज़्यादा फीकी स्किन अब थोड़ी हेल्दी लग रही थी, मसल्स थोड़े और क्लियर हो गए थे। पहले जैसा कमज़ोर और टूटा हुआ नहीं लग रहा था, अब वो पतला और फिट दिख रहा था। उसके काले बालों में हल्की सी चमक थी और आंखों में भी एक अलग सी शाइन, लेकिन फिर भी वो काफ़ी छोटा सा ही था। मर्दाना खूबसूरती की कोई खास मिसाल नहीं था। फ्लावर बॉय, हाँ, सनी ने कड़वा सा सोचते हुए कहा। तभी वो अचानक जम गया। शीशे में देखते वक्त उसकी शैडो कुछ अजीब सी हरकत करती हुई लगी, जैसे उसकी परछाई ने सर झुकाकर चुपचाप अपना माथा पकड़ लिया हो। सनी तुरंत घूम गया और नर्वस नज़र से अपनी शैडो को घूरने लगा, लेकिन सब नॉर्मल था। शैडो बिल्कुल वही कर रही थी जो उसे करना चाहिए था, उसकी हर मूवमेंट कॉपी कर रही थी। मैंने क्लियरली देखा तुम मूव हुए, सनी बोला, थोड़ा अनईजी महसूस करते हुए। तुमने खुद से मूव किया था ना? सनी ने शैडो को घूरा, शैडो ने भी वापस उसे ही घूरा। मूव किया या नहीं? शैडो ने जोश के साथ अपना सर हिलाकर ना कहा। क्या बकवास है ये? ना का मतलब क्या है? तुमने अभी अपना सर हिलाया है, क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो? शैडो ने जैसे थोड़ी देर सोचा, फिर कंधे उचका दिए। सनी का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम्हारी शैडो बाकी लोगों से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, ये एक बहुत काम का हेल्पर है। उसने धीरे से स्पेल के शब्द दोहराए। हाँ, स्पेल ने उसकी एस्पेक्ट एबिलिटी को ऐसे ही डिस्क्राइब किया था, पर आखिर उसकी शैडो कर क्या सकती है? उसने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। सुन, मुझे बता तू क्या क्या कर सकती है। शैडो बिल्कुल चुप और सीधी खड़ी रही। हाँ, इसके पास आवाज़ के लिए गले ही नहीं है, जैसे बाकी बात का कोई सेंस बनता हो। शैडो के पास मसल्स भी नहीं होती, फिर भी वो मूव कर रही थी। अच्छा, दिखाकर बता। कोई रिएक्शन नहीं। शैडो जैसे एक नॉर्मल बेजान अंधेरे का टुकड़ा बनकर रहना चाह रही थी। सनी ने सांस भरी। मैं गलत तरीके से ट्राई कर रहा हूं। इंडिपेंडेंट हो या ना हो, शैडो फिर भी उसका ही हिस्सा थी, उसकी एस्पेक्ट एबिलिटी का रूप थी। इसलिए शैडो से पूछने के बजाय उसे खुद से पूछना चाहिए था। बात नहीं करोगी है ना? सनी ने आंखें बंद की और अपनी फीलिंग को अंदर की तरफ मोड़ दिया। रियल वर्ल्ड में लौटने के बाद पहली बार वो खुद को ध्यान से महसूस कर रहा था। दिल की धड़कन, सीने का ऊपर नीचे होना, शावर रूम की हल्की ठंड, फर्श पर गिरती पानी की बूंदें, स्किन पर हवा का हल्का सा स्पर्श, और वहीं उसकी कॉन्शियसनेस के किनारे पर कुछ नया था, एक बिल्कुल नया सेंस। सनी ने उस पर फोकस किया और अचानक जैसे एक नई दुनिया खुल गई। इस एहसास को शब्दों में समझाना मुश्किल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुनने या छूने का एहसास समझाना मुश्किल होता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आसपास मौजूद बड़े बड़े रूपों से बात कर पा रहा हो, उनकी शेप और स्पेस को समझ पा रहा हो। ये सब उस प्रेशर की वजह से हो रहा था जो वो उसके दिमाग पर और एक दूसरे पर डाल रहे थे। ये समझ अपने आप बिना मेहनत के आ रही थी, बिल्कुल इंस्टिंक्ट की तरह। ये रूप शैडोज थे और उनमें से एक, सबसे बड़ा नहीं पर सबसे गहरा, ऐसा लग रहा था जैसे वो बाहर का नहीं बल्कि उसकी रूह का हिस्सा हो। जैसे ही सनी ने इस फीलिंग को पकड़ लिया, वो शैडो उसे वैसे ही महसूस होने लगी जैसे उसके हाथ पैर। बस फर्क इतना था कि उसके हाथ पैर मांस से बने थे और शैडो लाइट की कमी से बनी थी। सनी ने आंखें खोलीं और शैडो को देखा, फिर सिर्फ एक सोच से उसने हाथ उठाने को कहा। शैडो ने हाथ उठा लिया। उसने उसे बैठने, खड़े होने, घूमने, लात मारने का कह दिया। फिर उसने शैडो को शेप बदलने को कहा, कभी गोला, कभी सीधी लाइन, कभी एक मॉन्स्टर, और फिर वापस उसकी अपनी परछाई जैसी। शैडो बिल्कुल पानी की तरह बदलती जा रही थी, सिर्फ उसका साइज सेम रह रहा था। हाँ, देखा क्या कमाल है? शैडो ने मुंह फुला लिया, फिर मजबूरी में अंगूठा ऊपर कर दिया। पर तुम काम के कैसे हो? सनी ने शैडो को टॉवल रैक पर वार करने को कहा। शैडो ने ओबीडियंटली मूव किया और जोर से किक मारी, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एक शैडो थी, उसका पैर टॉवल्स के ऊपर से निकल गया। टॉवल जरा सा भी नहीं हिला। बस इतना ही कर सकती हो? उसके दिमाग में शैडो टेंटिकल्स का ख्याल आया जो एक बड़े से टायरेंट को टुकड़ों में चीर रहे थे, पर वो सपना तुरंत टूट गया। लगता है वो अभी शैडो गॉड से कंपटीशन नहीं कर पाएगा। कितना अफसोस। शैडो ने उसे नीचा दिखाने वाली नजर से देखा, फिर कंधे उचककर बिल्कुल रुक गई, जैसे बुरा मान गई हो। सनी ने थका हुआ सा साई लिया और टॉवल उठा लिया। ठीक है, बाद में देखूंगा।
कुछ मिनट बाद वो साफ पुलिस ट्रैक सूट पहने कैफेटेरिया की तरफ जा रहा था। मास्टर जेट एक टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी। उसके सामने 2 ट्रेज रखी थी जिनमें गरम सिंथेटिक खाना था। ले लो, जेट ने कहा। सनी ने सस्ती सी ग्रूल को देखा जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वो पहले आउटस्कर्ट्स में खाया करता था, और साय किया। पता नहीं क्यों उसे लगा था कि स्लीपर बनने के बाद पहला मील कुछ खास होगा, पर खाना तो खाना ही होता है। वो बैठ गया और भूख के मारे ग्रूल को तेजी से खाने लगा। उसे सच में बहुत भूख लगी थी। खाते खाते उसके ख्याल भटकने लगे। सनी ने चोरी से जेट को देखा और सोचा स्पेल ने उसे मास्टर ढूंढने को कहा था, और अगले ही पल एक औरत उसके सामने थी जो खुद को मास्टर कह रही थी। उसने सोचा क्या वो वाकई किसी ऐसी के लिए एक ओबीडियंट स्लेव बन पाएगा। अजीब अजीब ख्याल आने लगे। पता है क्या सनी, उसने मन ही मन सोचा, तेरी किस्मत देखते हुए ये बिल्कुल परफेक्ट मोमेंट होगा जब वो पूछेगी तुम क्या सोच रहे हो। सनी के गले में खाना अटक गया। उसका मुंह खुलने लगा लेकिन उसने पूरी ताकत लगा दी चुप रहने में। 1 सेकंड गुजरा, वो कुछ नहीं बोला। फिर उसके दिमाग में अजीब सा प्रेशर आया जो दर्द में बदल गया। 2 सेकंड और झेला, फिर हार मान ली। मैं ये सोच रहा था कि ये परफेक्ट मोमेंट होगा जब आप मुझसे पूछेंगी मैं क्या सोच रहा हूं। जेट ने उसे अजीब सी नजर से देखा। ठीक है, तुम्हारा खाना हो गया? सनी ने सर हिला दिया। फिर मैं शुरू करती हूं। रूल्स के मुताबिक मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी जरूरी हैं। ज्यादातर फॉर्मेलिटीज ही हैं। सबसे पहले तुम्हारे नाइटमेयर के बारे में। वो रुककर साय करती है। तुम फ्री साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। जो भी ट्रॉमा तुमने झेला हो, मदद मांगने में कोई शर्म नहीं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर जितना ही इंपॉर्टेंट है। क्या तुम इंटरेस्टेड हो? सनी ने ना में सर हिला दिया। जेट ने कंधे उचककर बात आगे बढ़ा दी। जैसे तुम चाहो, तुम मुझसे भी बात कर सकते हो। क्या बहुत मुश्किल था? वो क्या जवाब देता? ये मेरी उम्मीद से भी बुरा था और बिल्कुल उतना ही बुरा जितना मैं सोच रहा था। जेट ने सर हिला दिया। अच्छा एटीट्यूड है, मैं और नहीं पूछूंगी। हम आउटस्कर्ट्स के चूहे लोगों से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जितना लोग सोचते हैं। सनी ने हैरानी से उसे देखा। मास्टर जेट, आप भी आउटस्कर्ट्स में बड़ी हुई हो? जेट मुस्कुरा दी। क्या मेरी तमीज और पॉलिश्ड स्टाइल देखकर समझ नहीं आया? सनी ने 2 बार ब्लिंक किया। बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर सोचकर उसने पूछा, अवेकेंड में हम जैसे लोग ज्यादा होते हैं क्या? जेट की मुस्कान गायब हो गई। नहीं, बहुत कम। हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हो। जैसे उसने सोचा था, हम जैसे लोगों के खिलाफ चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। इस वजह से जेट के बैच पर बने 3 स्टार्स और भी खास लग रहे थे। एक दिन मैं भी मास्टर बनूंगा। अगर वो बन सकती है तो मैं क्यों नहीं? तो अब क्या होगा? आप और क्या बताने वाली हैं? सनी को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पुलिस स्टेशन छोड़ने के बाद उसे क्या करना चाहिए। विंटर सोल्स्टिस बस कुछ ही हफ्तों दूर था। जेट पीछे टेक लगाकर बोली, बस इतना ही। कुछ और फॉर्मेलिटीज होती हैं फैमिली से जुड़ी, पर तुम्हारा केस अलग है। फाइल पढ़ चुकी हूं। अब बस ये डिसाइड करना है कि तुम अपनी पहली ड्रीम रेल्म जर्नी की तैयारी कैसे करोगे। उसने अपना कम्युनिकेटर देखा और मुंह बना लिया। मुझे रुकना पड़ेगा और तुम्हारी किस्मत वाकई खराब है। टाइम बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तुम बिल्कुल फ्री हो। कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। तुम खुद तैयारी कर सकते हो या बिल्कुल नहीं। पार्टी करो जब तक लाइट्स बंद ना हो जाए। सनी को पार्टी करना ही नहीं आता था, पर मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी। स्लीपर होने के नाते तुम अवेकेंड एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। वहां तुम्हें खाना, रहना और ट्रेनिंग क्लासेस मिलेंगी। साल का ये हिस्सा लेट है, ज्यादा सीख नहीं पाओगे, पर कुछ ना होने से बेहतर है। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, सबसे जरूरी बात यह है कि तुम उन लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे साथ ड्रीम रेल्म में जाएंगे। उनमें से कुछ जिंदगी भर के साथी बन सकते हैं और कुछ वहीं जाकर तुम्हारी जिंदगी खत्म करना चाहेंगे। सनी ने मन ही मन सोचा। तो बोलो, क्या कहते हो? क्या मैं तुम्हें एकेडमी ले जाऊं? सनी ने सोचा, अजीब बात थी, उसका फ्लॉ बिल्कुल चुप था। क्या इसलिए क्योंकि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया? आखिरकार उसने अपनी खाली ट्रे देखी और फैसला कर लिया। फ्री रहना और फ्री खाना है ना? हाँ, मैं एकेडमी जाना चाहता हूं। चैप्टर 19 क्रॉसिंग द ब्रिज। सनी एक बहुत बड़े, लाल और लगभग ना टूटने वाले गेट्स के सामने खड़ा था। ये गेट्स अवेटिंग एकेडमी के थे। एकेडमी असल में शहर के अंदर एक और शहर जैसी थी। ये पूरी जगह एक फोर्ट्रेस की तरह बनी हुई थी। ऊंची और मजबूत दीवारें, गहरा खड्डा और कई बड़े बड़े टरेट्स जो सही जगह पर लगे हुए थे ताकि ऊपर से आने वाली किसी भी चीज को रोका जा सके। कोई भी नाइटमेयर क्रीचर, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इन डिफेंसेस को तोड़ नहीं सकता था। ये जगह लेजेंडरी थी। असल में कई फेमस वेबटून्स, यूथ ड्रामाज और नॉवेल्स इसी दीवार के पीछे की दुनिया पर बेस थे।
यंग अवेकेंड हीरोज की एडवेंचर्स, उनकी राइवलरी और उनके बीच के इमोशंस, ये सब मॉडर्न एंटरटेनमेंट का मेन हिस्सा थे। सनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो खुद कभी उन हीरोज में से एक बनेगा। लेकिन असल जिंदगी मीडिया से काफी अलग होती है। उसके पास यहां सिर्फ 4 हफ्तों का टाइम था ड्रीम रेल्म में जाने से पहले। चाहे वो चाहता भी तो भी किसी तरह के इमोशनल या पर्सनल चक्करों के लिए टाइम नहीं था। और सच कहूं तो वो चाहता भी नहीं था। उसे सिर्फ एक चीज सीखनी थी, कैसे जिंदा रहना है। बेवजह की बातों में टाइम बर्बाद करना उसके लिए ऑप्शन ही नहीं था। बर्फ धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थी। अकेडमी के गेट्स के सामने ठंड और खामोशी थी। सनी के अलावा सिर्फ एक और इंसान वहां खड़ा था, शायद एक और नया स्लीपर। वो लड़की सनी की ही एज के आसपास लग रही थी। लंबी पतली सी बॉडी, साफ ग्रे आंखें और चेहरे पर एक अलग ही डिटैच्ड सा एक्सप्रेशन। उसके बाल सिल्वर और सफेद के बीच के रंग जैसे थे, छोटे कटे हुए और साइड में ठीक से सेट। सनी की तरह उसने भी पुलिस का दिया हुआ ट्रैक सूट पहना हुआ था। कोई पर्सनल सामान नहीं था। सिर पर पुराने स्टाइल के हेडफोन्स थे और वो शांति से म्यूजिक सुन रही थी। उस लड़की के अंदर एक अजीब सा फील था, जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा होते हुए भी उससे थोड़ी अलग हो। वो कॉन्फिडेंट लग रही थी, अपने आप में पूरी, लेकिन थोड़ी अकेली भी। सनी ने बात शुरू करने का सोचा भी नहीं। कौन जाने उसका फ्लॉ उसे किस मुसीबत में डाल दे। बेहतर था चुप रहना। उसने लड़की की तरफ देखा और हल्की सी सांस भरी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, पता नहीं इसका फ्लॉ क्या होगा। तभी धीरे धीरे गेट्स खुलने लगे। बहुत मोटी मेटल की एक शीट नीचे आई और एक लंबा ब्रिज बन गया। सनी ने सामने देखा, आंखों में पूरी सीरियसनेस के साथ। मास्टर जेट के आखिरी शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अकेडमी तक के सफर में सनी ज्यादा बोला नहीं। वो बस शहर के नज़ारे देख रहा था जो गाड़ी की विंडो से तेज रफ्तार में पीछे छूट रहे थे। ये उसका पहला एक्सपीरियंस था एक पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल में बैठने का। आम लोग ऐसी गाड़ी के बारे में सिर्फ सपना ही देख सकते थे। वो कभी कभी पुलिस की गाड़ी के पीछे बैठा था, लेकिन ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। कुछ देर बाद मास्टर जेट ने उसकी तरफ देखा और बोली, हम दोनों आउटस्कर्ट से हैं, इसीलिए मैं तुम्हें 3 सलाह दूंगी, सुनना या ना सुनना तुम्हारी मर्जी। सनी ने सिर घुमाया और ध्यान से सुनने लगा। पहली बात, अकेडमी में रजिस्टर होने के बाद तुम्हें फिर से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफर की जाएगी। नाइटमेयर के एक्सपीरियंसेस और अप्रेजल के डिटेल्स शेयर करने पर रिवॉर्ड भी मिलेगा, शायद 1 या ज्यादा सोल शार्ट भी। सनी ने भौहें से कोड़ ली। क्या आप मुझे फिर से साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना चाहती हो? जेट ने सिर हिला दिया। नहीं, मैं कह रही हूं मना कर देना। सनी हैरान हुआ। क्यों? जेट ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, तुम अभी समझने के लिए काफी नए हो, लेकिन ड्रीम रेल्म में सिर्फ मॉन्स्टर्स ही खतरा नहीं होते। जैसे जैसे तुम पावरफुल बनते हो, इंसान भी उतने ही खतरनाक बन जाते हैं। तुम्हारे एस्पेक्ट के बारे में जितना कम लोग जानेंगे उतना बेहतर होगा। सनी समझ गया। जेट ने आगे कहा, किसी पावरफुल अवेकेंड को हराने का सबसे आसान तरीका उसका फ्लॉ यूज करना होता है। इसी ही एकेडमी में कई तरीकों से बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने एस्पेक्ट के बारे में बताएं। गवर्नमेंट जानबूझकर लीक नहीं करेगी, लेकिन जब 2 लोग कोई सीक्रेट जानते हैं तो वो सीक्रेट नहीं रहता। ये बात बिल्कुल सही थी। सनी ने कहा, शुक्रिया मास्टर जेट। जेट ने सिर हिला दिया। दूसरी बात, अकेडमी में काफ़ी कोर्सेज होते हैं, फाइटिंग, मॉन्स्टर्स के बारे में, मैजिक के बेसिक्स और आर्टिफैक्ट्स के बारे में। सनी ने निगल लिया। वो पहले ही सोच रहा था कि कौन सा वेपन सीखे। 4 हफ्तों में मास्टर बनना मुमकिन नहीं था, पर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ सकती थी। जेट ने सीधा कहा, इन सब को छोड़ दो, तुम्हारे पास सिर्फ एक कोर्स के लिए टाइम है, विल्डरनेस सर्वाइवल। सनी ने आंखें झपकाईं। क्या? जेट ने उसकी तरफ देखा। शहर के बच्चे स्कूल और ट्यूटर्स से काफ़ी चीज़ें सीख लेते हैं, हम नहीं। नाइटमेयर में तुम्हारी जान सबसे ज़्यादा किस चीज़ से खतरे में थी? सनी ने सोचा, सबसे खतरनाक तो टायरेंट और हीरो थे, लेकिन आखिर में जो चीज़ उसे ऑलमोस्ट मार ही डाली थी वो थी ठंड। जेट मुस्कुराई। स्मार्ट। तुम शहर में जीना जानते हो, पर ड्रीम रेल्म ज़्यादातर जंगल और खुली जगह है। आग जलाना आता है, खाना ढूंढना, सेफ जगह बनाना नहीं। मॉन्स्टर्स से लड़ना ज़रूरी है, लेकिन अगर भूख और ठंड से मर गए तो सब बेकार है। सनी ने सिर झुकाकर हाँ की। उसे गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर। इतनी सिंपल बात उसके दिमाग में आई ही नहीं। पुरानी आदतें उसे अंधा कर रही थीं। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुक गई। मास्टर जेट उतरी और सनी भी उसके पीछे उतर आया। वो सामने खड़े बड़े गेट्स को देखकर कुछ पल के लिए बस देखता रह गया। ये थी अवेकेंड एकेडमी।
कुछ देर बाद जेट बोली, यहीं तक मैं आऊंगी, मैंने उन्हें बता दिया है, कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। उसकी नीली आंखों में कुछ डार्क सा था। सनी को अचानक ठंड सी महसूस हुई। सनी ने पूछा, तीसरी सलाह क्या है? जेट ने गहरी सांस ली। याद रखना, ड्रीम रेल्म में कोई अकेला जिंदा नहीं रह सकता। ये सिर्फ राय नहीं, सच है। अपने साथियों के साथ ठीक रहना, चाहे वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव ना करें, ये तुम्हारी जान बचा सकता है। फिर वो मुस्कुराई और सनी के कंधे पर हाथ रखा। अब तक जिंदा रहना अच्छा काम है, आगे भी खुद को जिंदा रखना। इतना कहकर वो वापस गाड़ी में बैठी और चली गईं। मेटल ब्रिज का आखिरी हिस्सा जमीन पर फिट हुआ और कुछ तेज आवाजों के साथ रुक गया। सनी ने आगे देखा, सोचते हुए कि अगले 4 हफ्तों में उसकी जिंदगी कैसी होने वाली है। फ्लॉ और एस्पेक्ट को सीक्रेट रखना, जंगल में जीना सीखना और दूसरे स्लीपर्स के साथ ठीक रहना। सुनने में मुश्किल नहीं लगता था, लेकिन उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि ये 4 हफ्ते उसके फर्स्ट नाइटमेयर जितने या शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाले थे। सिल्वर बालों वाली लड़की बिना किसी चिंता के ब्रिज पर चल पड़ी। सनी ने हल्की सी सांस भरी और धीरे से उसके पीछे चल दिया। चैप्टर 20 आउटकास्ट वंस अगेन। एकेडमी का स्लीपर वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा नहीं था। यह एकेडमी के सदर्न साइड में था और चारों तरफ ट्रेनिंग ग्राउंड्स और पार्क से घिरा हुआ था। बिल्डिंग लो और मॉडर्न थी, मजबूत मटेरियल से बनी हुई। एकेडमी की ज्यादातर बिल्डिंग्स की तरह इसका भी काफी हिस्सा जमीन के नीचे था। सिर्फ 2 फ्लोर्स ऊपर दिख रहे थे। सफेद चमकदार एलॉय वॉल्स और बड़े विंडोज के साथ गर्मियों में यह जगह काफी खूबसूरत लगती होगी, जब चारों तरफ हरियाली होती। अंदर से बिल्डिंग काफी खुली हुई और ब्राइट थी। सनी और सिल्वर बालों वाली लड़की को एक बड़े हॉल में ले जाया गया, जहां लगभग 100 के आसपास लड़के और लड़कियां पहले से मौजूद थे। ये सब नए स्लीपर्स थे, जिनका टाइम भी सनी जैसे ही थोड़ा बदकिस्मत था। ज्यादातर लोग नर्वस थे, थोड़े टेंस और थोड़े एक्साइटेड भी। एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए लॉजिस्टिक्स हमेशा एक हेडेक होता था। स्पेल किस स्पीड से लोगों को इन्फेक्ट करता है, वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता था। इसलिए स्लीपर्स के बैचेस को एक प्रॉपर शेड्यूल में लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। किसी के पास ड्रीम रेल्म के लिए पूरा साल होता था, किसी के पास कुछ महीने और किसी के पास सिर्फ कुछ दिन। इसी वजह से सेरेमनी साल के शुरू में हर महीने होती थी, और जैसे जैसे विंटर सोल्स्टिस पास आता, ये सेरेमनीज हर वीक होने लगती थी। हॉल में मौजूद कुछ स्लीपर्स को काफी दिन वेट करना पड़ा था, जबकि सनी लक्की था। वो सेरेमनी से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही एकेडमी पहुंच गया था। हॉल में आते ही सनी को 2 बातें समझ आ गईं। पहली बात, सब लोग अच्छे कपड़ों में थे और उनके पास सूटकेस, डफल बैग या कम से कम एक बैकपैक था जिसमें उनका पर्सनल सामान था। वो सब घर से तैयार होके आए थे, शायद फैमिली ने सेंड ऑफ दिया होगा। इसके मुकाबले में सनी और सिल्वर बालों वाली लड़की बिल्कुल खाली हाथ थे, सिंपल पुलिस के कपड़ों में। वो नॉर्मल नहीं थे, बल्कि सबकी नजर में अजीब लग रहे थे। सनी ने सोचा, हां, ये बात समझ में आती है। दूसरी बात, मास्टर जेट बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही थी जब उसने खुद को एवरेज से नीचे कहा था। ये सब अभी बस शुरुआत कर रहे थे, फिर भी इनकी लुक्स काफी इंप्रेसिव थी। सब हैंडसम, ब्यूटीफुल और हेल्दी लग रहे थे। सनी ने थूक निगली। फिर उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, फिर भी मुझे लगता है इनमें से कोई उसके बराबर नहीं है। वो शायद परफेक्ट शेप में ना हो, लेकिन उसकी प्रेजेंस अलग ही है। जैसे वो कमरे में आते ही शैडोज गहरी हो जाती हैं और टेम्परेचर थोड़ा गिर जाता है। क्या ये स्लीपर और मास्टर का फर्क था? लेकिन ये सब सोच बस सच से बचने का तरीका था। सनी को पहले से पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वो झूठ बोल ही नहीं सकता था। और यहां के सब एक्साइटेड लोग बिना किसी फर्क के सिर्फ एक ही चीज करना चाहते थे, बात करना। हर कोई दूसरे स्लीपर से बात करना चाहता था, अपने नाइटमेयर के बारे में, ड्रीम रेल्म के फ्यूचर के बारे में और बीच की हर छोटी बड़ी बात पर। लोग सवाल पूछना चाहते थे और अपने बारे में बताना चाहते थे। कभी सीरियस बातें, कभी बिल्कुल बेकार चिट चैट, सब कुछ शेयर करना था। सनी के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये तो एक और नाइटमेयर है, मैं बर्बाद हो गया हूं। फिर उसने दांत भींच लिए और गहरी सांस ली। इसे अपने ट्रायल का एक्सटेंशन समझ। ब्लैक माउंटेन से बच गया तो इससे भी बच जाएगा। उसने हीरोज, विलन्स, मॉन्स्टर्स और गॉड्स का सामना किया था। क्या वो कुछ टीनेजर्स से डरेगा? शायद उसने अंडर एस्टिमेट कर दिया था कि टीनेजर्स कितने स्कैरी हो सकते हैं।
आधा घंटा भी नहीं बीता था कि कमरे में लगभग सब लोग उससे नफरत करने लगे। कुछ ही कॉन्वर्सेशंस के बाद सनी का नाम एक बदतमीज, गंदे मुंह वाला और परवर्टेड इंसान के रूप में फेमस हो गया। उसे कई बार थप्पड़ पड़े और एक बार पंच भी। उसे अपने बारे में कुछ नए फैक्ट्स भी पता चले। अंदर से वो काफी रूड, एरोगेंट और थोड़ा ज्यादा लस्टफुल था। बातें कुछ इस तरह चल रही थीं। कोई कहता, इतने लोग हैं, तुम्हें लगता है कितने वापस आएंगे, कितने मर जाएंगे? सनी बोलता, मुझे नहीं पता, पर तुम जैसे लोग पहले मरेंगे। कोई कहता, मुझे आर्मर टाइप मेमोरी मिली है, देखना चाहोगे? सनी बोलता, मैं तुम्हें बिना कपड़ों के देखना पसंद करूंगा। कोई कहता, लाशें लूटना गंदी बात है, कौन मरे हुए आदमी के जूते उठाता है? सनी बोलता, मैंने एक आदमी को मारा और उसके बूट्स ले लिए, बड़े अच्छे थे। धीरे धीरे सब लोग उससे दूर रहने लगे। सनी अकेला रह गया। वो एक कोने में खड़ा हो गया। खुश था कि अब कोई बात नहीं कर रहा। उसका चेहरा दर्द कर रहा था, नाक से खून बह रहा था। अकेला छोड़ दिया जाना नया नहीं था, पर फिर भी बुरा लगता था। फिर भी वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इतनी बेइज्जती के बीच सनी ने एक बहुत जरूरी चीज सीख ली थी। उसने अपने फ्लॉ को कंट्रोल करना सीख लिया था। सवाल पूछा जाता था तो वो चुप नहीं रह सकता था और झूठ बोल भी नहीं सकता था, लेकिन प्रैक्टिस के साथ वो सच को थोड़ा मोड़ सकता था। सवाल आते ही दिमाग एक सच्चा जवाब बनाता था। फ्लॉ उसे बोलने पर मजबूर करता था। चुप रहने पर प्रेशर और दर्द बढ़ता जाता था, लेकिन सवाल और दर्द के बीच के वक्त में वो जवाब के शब्दों को थोड़ा बदल सकता था। सच रहना जरूरी था, पर बिल्कुल नंगा सच बोलना जरूरी नहीं था। अगर मास्टर जेट पूछती कि वो क्या देख रहा है, तो थोड़ा दर्द सहकर वो सिर्फ इतना बोल सकता था, तुम्हें। सच भी होता और एम्बैरेसमेंट भी कम होती। कोने में खड़े होकर सनी मुस्कुरा दिया। ये चीज काम की है। सच से भी धोखा दिया जा सकता है। अब उसका गोल क्लियर था, कोई भी उसका ट्रू नेम न जाने। इसके लिए उसे सबको ये दिखाना था कि वो सबसे वीक और पैथेटिक है। पावरफुल एस्पेक्ट और अच्छा अप्रेजल उसके बस का नहीं, लेकिन झूठ बोल नहीं सकता था। तभी उसकी नजर एक ग्रुप पर पड़ी। 5 या 6 लोग एक लंबे कॉन्फिडेंट लड़के के आसपास खड़े थे। लड़के के बाल भूरे थे, चेहरा हैंडसम और आंखों में फ्रेंडली सा ग्लो। सब कुछ उसमें स्ट्रेंथ और नोबिलिटी दिखाता था। तभी कोई बोला, तुम्हें असेंडेड एस्पेक्ट मिला, अप्रेजल क्या था? लड़का मुस्कुराया और बोला, एक्सेलेंट। सनी जैसे ही वहां से गुजरा, उसने लड़के को देखा और नाक सिकोड़ ली। फिर बिल्कुल हैरानी भरी आवाज में बोला, असेंडेड, एक्सेलेंट, बस इतना ही? इसमें इतना क्या खास है? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।